ये कहानी है पंजाब से मनाली की उस सड़क की जहां हर मोड़ पर छुपा है एक खौफनाक रहस्य। मेरा नाम करण है, उम्र 39 साल। पिछले 17 सालों से ट्रक चला रहा हूं। सर्दी, गर्मी, बारिश कभी रुका नहीं। पर आज मैं जो बताने जा रहा हूं उसके बाद मैंने वो रास्ता कभी नहीं दोहराया और न कभी उस ट्रक में बैठा। ये सब शुरू हुआ 3 नवंबर 2017 को। पंजाब के लुधियाना से मुझे एक ट्रक भर के जनरेटर और इलेक्ट्रिक सामान लेकर मनाली पहुंचना था। कोई खास बात नहीं थी। ये रूट मैं पहले भी कई बार कर चुका था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार उस रास्ते ने मुझे बुलाया था। सुबह 10 बजे रवाना हुआ था। लोडिंग पूरी हो चुकी थी। ट्रक में एक पुराना कंबल, एक थर्मस में चाय और कुछ बिस्कुट रखे थे, जैसा हमेशा करता हूं। ट्रक का नंबर था PB10AL 3259। कई बार सोचता हूं वो नंबर अब भी कहीं सड़कों पर घूम रहा होगा, बिना ड्राइवर के। बिलासपुर से पहले की चढ़ाई। रात करीब 9 बजे मैं बिलासपुर से कुछ किलोमीटर पहले था। मनाली की ओर चढ़ाई शुरू हो चुकी थी और पहाड़ धीरे धीरे मेरे चारों ओर घिरने लगे थे। मैंने म्यूजिक बंद कर दिया क्योंकि वहां नेटवर्क भी धीरे धीरे मरने लगा था। तभी अचानक ट्रक की हेडलाइट्स कुछ झलकती सी परछाइयों पर पड़ी। मैंने देखा सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, कंधे पर पुराना कंबल, सिर झुका हुआ, हाथ में एक लाठी। मैं थमा नहीं, क्योंकि इतनी रात को पहाड़ी रास्तों पर किसी को ट्रक में बैठाना खतरे से खाली नहीं होता। लेकिन मेरे पास से गुजरते हुए उसने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें एकदम सफेद, बिना पुतलियों के, ठंडी, गहरी और शून्य। मैंने जोर से ब्रेक मारा, लेकिन जब तक ट्रक रुका वो गायब था, जैसे हवा में घुल गया हो। रेडियो का रहस्य। मैंने सोचा शायद आंखों का धोखा होगा, लेकिन तभी ट्रक के डैशबोर्ड से आवाज आई। रेडियो अपने आप ऑन हो गया था। जहान मौत से पहले एक मोड़ आता है, वहीं से शुरू होती है यह दास्तान। रेडियो चैनल मैंने बंद कर रखा था। कोई स्टेशन नहीं आ रहा था। फिर यह आवाज कैसे आई? मैंने घबराकर रेडियो बंद किया, लेकिन वो फिर ऑन हो गया। अब की बार वही बूढ़ी आवाज, जैसे कान के पास कोई फुसफुसा रहा हो, वापस मुड़ जा वरना देर हो जाएगी। मैंने पूरा ध्यान ट्रक पर लगाया और आगे बढ़ गया। घाट का वो टर्न। करीब 11 बजे रात, जब मैं घने जंगलों के बीच से गुजर रहा था, तभी मुझे सामने बहुत तेज रोशनी दिखाई दी। लगा जैसे कोई और ट्रक आ रहा हो, लेकिन वो रोशनी ट्रक की नहीं थी, वो कुछ और था। जैसे ही मैं मोड़ पर पहुंचा, एक भयानक ठंडी हवा ट्रक के अंदर घुस आई। खिड़कियां बंद थीं, फिर भी ऐसा लगा जैसे बर्फ के तूफान ने मुझे घेर लिया हो। और तब मैंने देखा सामने सड़क पर एक और ट्रक खड़ा था, बिल्कुल मेरे जैसे दिखने वाला। वही नंबर PB10AL 3259। मैंने ट्रक रोक दिया। यह कैसे हो सकता है? ट्रक बिल्कुल वैसा ही था, रंग, खरोंचें, यहां तक कि पीछे का टूटा स्टिकर भी। मैं हिम्मत करके नीचे उतरा, लेकिन जैसे ही उस ट्रक के दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर कोई नहीं था। केबिन के शीशे पर खून से लिखा था, जो इस रास्ते पर आया वो कभी नहीं लौटा। आवाजें और दौड़ते कदम। मैं पीछे मुड़ा ही था कि पहाड़ों से किसी के दौड़ने की आवाज आने लगी। तेज, खुरदुरी, जैसे कोई जानवर इंसानी पैरों पर दौड़ रहा हो। मैं अपने ट्रक की ओर भागा। अंदर घुसते ही दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया और रेडियो से फिर वही आवाज आई, अब तू लौट नहीं सकता करण, रास्ता तुझे चुन चुका है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने ट्रक चलाया, पर अब रास्ता वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था। GPS बंद, मोबाइल डेड, और सड़क जैसे बार बार खुद को दोहरा रही हो। एक ही मोड़ बार बार आ रहा था, जैसे मैं किसी भूतिया लूप में फंस चुका था। और फिर वो औरत। अचानक मुझे सड़क के किनारे एक औरत दिखाई दी। सफेद साड़ी, भीगे बाल और खाली चेहरा। उसने हाथ हिलाया। मैं थमा नहीं, पर वो औरत अगले मोड़ पर फिर से दिखी, फिर अगले पर भी। मैंने ट्रक रोका, उतरकर देखने की हिम्मत की। वो औरत अब बिल्कुल मेरे सामने थी। बोली कुछ नहीं, बस मेरे ट्रक की ओर देखने लगी और फिर कहा, यह रास्ता अब तेरा नहीं रहा। मैंने ट्रक दौड़ा दिया, लेकिन अब मैं समझ चुका था, मैं उसी रास्ते पर नहीं हूं जिस पर मैं निकला था। यह रास्ता अब किसी और की मिल्कियत था और मैं
अब उसी का हिस्सा बनने वाला था। वो रात जैसे कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। घड़ी की सुइयां वहीं ठहरी हुई थीं, 2:13। ट्रक चल रहा था, लेकिन न जाने कहां। रास्ता अब पहचान से बाहर था। हर मोड़, हर पेड़, हर खाई जैसे एक जैसी लगने लगी थी। मन में शक हुआ, क्या मैं गोल गोल घूम रहा हूं? लेकिन तब मैंने देखा, रास्ते के किनारे वहीं PB10 AL 3259 नंबर वाला ट्रक फिर खड़ा था। यह तीसरी बार था जब मैंने उसे देखा। मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैंने ट्रक रोका नहीं, बस रफ्तार बढ़ा दी। लेकिन तभी फिर वही औरत, सामने सड़क पर वही औरत आ गई। सफेद साड़ी, भीगे बाल, वही खाली चेहरा। इस बार वो बीच रास्ते में खड़ी थी। ब्रेक मारा तो ट्रक घूम गया और लगभग खाई की ओर फिसलने लगा। स्टीयरिंग थामे मैं जान बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी आवाज आई, कहां था? ये रास्ता अब तेरा नहीं है। मैंने देखा, वो औरत अब ट्रक की विंडशील्ड पर झुकी हुई थी। उसकी आंखें एकदम काली, खाली, जैसे उनमें कोई मंजिल नहीं। घाटी की गूंजती चीखें। ट्रक किसी तरह रुक गया। बाहर देखा तो सब शांत था, लेकिन तभी घाटियों में अजीब सी गूंज उठी, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ चीख रहे हों। हर चीख में दर्द था, पछतावा था और कुछ था जो रूह तक को कंपा दे। मुझे लगा जैसे कोई मेरे ट्रक के ऊपर चल रहा हो। खट खट खट। मैंने पीछे देखा, केबिन की खिड़की पर खून के निशान थे। किसी ने अंदर आने की कोशिश की थी। वो ड्राइवर की डायरी। तभी मेरी नजर ट्रक की पिछली सीट पर पड़ी एक पुरानी डायरी पर गई, जो मैं कभी साथ नहीं रखता था। उसका कवर मिट्टी और धूल से सना था। खोलते ही पहला पन्ना खुद ब खुद पलटा। 3 नवंबर 2016 मैं इस रास्ते पर निकला था और अब तक लौट नहीं पाया। अगर ये डायरी कोई पढ़ रहा है तो समझ लो, ये रास्ता जिंदा है। हर साल ये एक ड्राइवर मांगता है। मैं सुन्न हो गया। इसका मतलब पिछले साल भी कोई। डायरी के पन्ने तेज हवा में पलटने लगे। हर पन्ने पर एक नई कहानी, एक नया नाम, एक नया ट्रक नंबर। सबका अंत एक ही लाइन पर होता था। उसने लौटने की कोशिश की, लेकिन रास्ते ने उसे निगल लिया। ट्रक के भीतर की हलचल। मैंने डायरी फेंकी और इंजन स्टार्ट करने ही वाला था कि अचानक गियर खुद ब खुद पीछे खींच गया। स्टीयरिंग हिलने लगा। ट्रक अब मेरे काबू में नहीं था। फिर रेडियो से वही बूढ़ी आवाज आई, करान, अब तुझे देखना पड़ेगा जो तू नहीं देखना चाहता। तभी ड्राइवर साइड की खिड़की पर एक चेहरा दिखा। मैंने झट से मुड़कर देखा, कोई था नहीं, लेकिन शीशे पर लिखा था, नीचे मत देखना। मैंने जैसे ही नीचे देखा, मेरे पैर के पास से एक काली छाया सरकती हुई बाहर गई। इतनी ठंडी कि मेरी सांसें जम गईं। पहाड़ी मंदिर और वो घंटी। तभी दूर एक धीमी सी घंटी सुनाई दी। पहाड़ियों के बीच कहीं एक छोटा मंदिर झलक रहा था। मैंने बिना सोचे ट्रक उसी दिशा में घुमा दिया। मंदिर तक पहुंचना आसान नहीं था। रास्ता कच्चा, कीचड़ भरा और हर जगह घना अंधेरा, लेकिन घंटी की आवाज जैसे बुला रही थी। शायद यही मेरी एकमात्र उम्मीद थी। मैं मंदिर के करीब पहुंचा। ट्रक बाहर रोका। जैसे ही मंदिर की चौखट पार की, एकदम सन्नाटा। अंदर एक बुजुर्ग साधु बैठे थे, आंखें बंद, पर जैसे उन्हें सब पता था। मैंने घबराकर कहा, बाबा, ये रास्ता, ये औरत, ये ट्रक, क्या है ये सब? साधु ने धीरे से आंखें खोलीं और सिर्फ एक शब्द कहा, कुर्बानी। साधु की आंखों में एक ऐसा सन्नाटा था जो बोलने से ज्यादा डराता है। मैंने कांपती आवाज में फिर पूछा, कुर्बानी? किसकी कुर्बानी बाबा? बाबा ने धीरे से पास रखी एक पुरानी काले कपड़े में लिपटी किताब मेरी ओर बढ़ाई। किताब भारी थी, जैसे उसके पन्ने किसी पत्थर से बने हों। ये उस रास्ते की कहानी है, उन्होंने कहा। हर साल एक आत्मा इस किताब में जुड़ जाती है और हर नाम के साथ एक ट्रक नंबर। मैंने डरते हुए किताब खोली। पहला नाम 1984 का था, फिर 1985, 1976, हर साल एक नाम एक ट्रक नंबर। मैंने पन्ने पलटते हुए 2016 तक पहुंचा। वहां लिखा था, नाम संजय वर्मा, नंबर PB10 AL 3259, स्थिति लापता, नवंबर 2016, स्थिति अपडेट, आत्मा समाहित, दिसंबर 2016 में सुन्न रह गया। यही मेरा ट्रक नंबर था। तो क्या यह ट्रक पहले किसी और का था, या मैं खुद दोबारा वही कहानी जी रहा हूं? एक सवाल जो खुद जवाब बन गया। मैंने बाबा से पूछा, अगर यह ट्रक पहले संजय का था तो अब मेरे पास कैसे आया? बाबा चुप रहे।
फिर बोले, कुछ ट्रक अपनी मंजिल खुद तय करते हैं। जो एक बार इस रास्ते को चुन लेता है उसे रास्ता नहीं छोड़ता, रास्ता उसे छोड़ देता है। मैंने किताब के आखिरी पन्ने पर नजर डाली। वहां सिर्फ एक नाम लिखा था, करण सिंह PB 10 AL 3259 स्थिति चयनित 2017। अब मेरे हाथ कांपने लगे। ये किताब भविष्य बता रही थी या पहले ही सब तय हो चुका था? बाबा ने कहा, तेरे पास एक मौका है। अगर तू रास्ते की कहानी पूरी समझ जाए तो हो सकता है कुर्बानी से बच जाए। पिछली आत्माएं। तभी मंदिर में हवा का एक झोंका चला और किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे। मंदिर के दीपक बुझ गए और एक के बाद एक छायाएं बनने लगीं। हर छाया एक ड्राइवर थी। मरे हुए लोग जो इस रास्ते का हिस्सा बन चुके थे, उनकी आंखें खाली, चेहरों पर डर। एक ने आगे बढ़कर कहा, करण, हमने भी सोचा था कि हम बच सकते हैं, लेकिन अब तू ही है जो हमें मुक्ति दे सकता है। मैंने पूछा, कैसे? आत्मा की रिहाई। बाबा बोले, किताब को पूरा जलाना होगा, लेकिन उसके लिए तुझे उस जगह जाना होगा जहां रास्ता शुरू हुआ था, उस घाटी में जहां पहली बार तूने वहीं ट्रक देखा था। मैंने पूछा, अगर मैं जलाने गया और तो या तू मुक्त होगा या उन सब की तरह खुद किताब का हिस्सा बन जाएगा। मैंने किताब को पकड़ा और मंदिर से बाहर निकलने ही वाला था कि बाबा ने एक आखिरी बात कही, उस औरत से दोबारा नजर मत मिलाना, नहीं तो वो तेरी आत्मा को वहीं कैद कर लेगी। मैंने ट्रक में बैठते हुए पीछे मुड़कर देखा। मंदिर अब वहां नहीं था। फिर वहीं मोड़। मैं घाटी की ओर निकल पड़ा, वहीं जहां पहली बार वो ट्रक खड़ा दिखा था। रास्ता वैसा ही था, लेकिन अब कुछ बदल चुका था। हर मोड़ पर, हर पेड़ के पीछे कोई ना कोई छाया मुझे देख रही थी। अब डर नहीं, घूर रही थी, जैसे मैं उनके लिए एक तमाशा था। आखिरी कोशिश करता हुआ एक इंसान। जब घाटी पहुंचा, वो ट्रक फिर वहीं खड़ा था। ट्रक का दरवाजा खुला, अंदर झांका तो सामने वही औरत बैठी थी। आखिरी चेतावनी, वो बोली, अगर किताब जलाई तो इनकी मुक्ति के साथ तुझे खुद को खोना पड़ेगा, और अगर नहीं जलाई, मैंने पूछा, तो बस एक और नाम जुड़ जाएगा किताब में। मैंने बिना कुछ कहे किताब को जमीन पर रखा, माचिस निकाली और जैसे ही जलाने लगा, औरत ने चीख मारी और चारों ओर अंधेरा छा गया। जैसे ही मैंने काली किताब को जलाने के लिए माचिस जलाई, अचानक जमीन कांपने लगी। एक जोरदार चीख गूंजी और अंधेरा घना होता चला गया। ऐसा लगा जैसे पूरी घाटी मुझे निगलने वाली हो। मैंने घबराकर माचिस वापस जेब में रख ली। वो औरत अब मेरे ठीक सामने खड़ी थी। काली साड़ी, बिखरे बाल और उसकी आंखों से खून की बूंदें गिर रही थीं। उसका चेहरा अब इंसानी नहीं रहा था, जैसे किसी जानवर की तरह विकृत हो गया हो। उसने कहा, अगर तूने इस किताब को जलाया तो सिर्फ नाम नहीं मिटेगा, तेरी आत्मा भी उसी आग में जलेगी। एक भूल भुलैया में ट्रक। मैं पीछे मुड़ा और ट्रक की ओर भागा। इंजन स्टार्ट किया, लेकिन अब रास्ता वैसा नहीं रहा। सड़कें बदल गई थीं। मोड़ कुछ ऐसे बन गए थे कि मैं बार बार एक ही जगह पर लौट आ रहा था। GPS पूरी तरह फेल हो चुका था। फोन में कोई नेटवर्क नहीं। फिर रेडियो खुद ब खुद ऑन हो गया और एक धीमी आवाज आई, जब तक तू उस औरत की सच्चाई नहीं समझेगा, रास्ता तुझे छोड़ेगा नहीं। फिर वही डायरी। मैंने वो डायरी दोबारा निकाली जो पहले ट्रक में मिली थी। एक नया पन्ना खुला था, शायद पहले दिखा नहीं था। वो औरत इस घाटी की रखवाली करती है। जिनकी आत्माएं ट्रक में फंस जाती हैं, वो उसकी कैद में रहते हैं। और हर साल एक नया ड्राइवर, एक नई कहानी। अगर कोई ड्राइवर उसकी आंखों में देख ले तो वो खुद भी कहानी बन जाता है। मुझे याद आया, मैंने उसकी आंखों में झांका था। एक दूसरा दरवाजा। अब ट्रक के भीतर से एक अजीब आवाज आने लगी, जैसे पीछे की दीवार में कुछ हिल रहा हो। मैंने पीछे का ढक्कन खोला। वहां एक छोटा दरवाजा था जो पहले कभी नहीं दिखा। बिना कुछ सोचे मैं उस दरवाजे से अंदर घुस गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन अचानक रोशनी हुई। अब मैं एक पुराने जले हुए गांव में खड़ा था। गांव वीरान था, लेकिन वहां एक झोपड़ी में से रोशनी आ रही थी। मैंने जैसे ही झोपड़ी में कदम रखा, सामने दीवार पर पुरानी तस्वीरें थीं। हर तस्वीर में ट्रक ड्राइवर और उसी औरत के साथ। वो थी कौन? एक तस्वीर में उस औरत का नाम लिखा था, चंपा। तस्वीर के नीचे लिखा था, मनाली घाटी के पास एक लड़की चंपा हर रोज अपने पिता का ट्रक धोती थी। एक दिन उसे
3 शराबी ड्राइवरों ने अगवा किया और उसी ट्रक में उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कीं। अगली सुबह घाटी में सिर्फ उसका लहूलुहान शरीर मिला और वो ट्रक रहस्यमयी तरीके से गायब। कहते हैं उसके बाद हर साल वही ट्रक लौटता है और एक नया ड्राइवर उसका हिस्सा बनता है। ट्रक की असलियत अब सारी कड़ियां जुड़ रही थीं। मैं उसी ट्रक को चला रहा था जो कभी चंपा की आत्मा का घर बन गया था। जो भी उस ट्रक को चलाता, धीरे धीरे उसका शरीर खाली हो जाता और आत्मा ट्रक का हिस्सा बन जाती। मैंने जोर से चिल्लाया, मैं ये कहानी नहीं बनूंगा। तभी झोपड़ी में रखी घड़ी की सुइयां उल्टी घूमने लगीं और एक गहरी आवाज गूंजी, अब तू सिर्फ नाम नहीं, आखिरी नाम बनने जा रहा है। एक आखिरी उम्मीद। झोपड़ी के कोने में एक छोटा सा दिया जल रहा था। उसके पास वही किताब रखी थी, लेकिन अब वो जली हुई लग रही थी। मैंने उसे उठाया। किताब के आखिरी पन्ने पर अब लिखा था, करण सिंह, 2017 स्थिति। चयनित अगला नाम। क्या यह किताब अब भी मुझे कोई मौका दे रही है? मैंने सोचा। तभी रेडियो से आखिरी बार आवाज आई, अगर तू सूरज निकलने से पहले ट्रक उस घाटी के बाहर ले गया तो ये कहानी अधूरी रह जाएगी और शायद तू बच जाएगा। पर जैसे ही वो आखिरी संदेश खत्म हुआ, मैं जान गया, मेरे पास अब सिर्फ रात का वक्त बचा है। अगर सूरज उगने से पहले ट्रक को घाटी से बाहर नहीं निकाल पाया तो शायद मेरी आत्मा हमेशा के लिए उसी किताब का हिस्सा बन जाएगी। मैं भागते हुए वापस ट्रक की ओर दौड़ा। ट्रक अब वैसा नहीं दिख रहा था। उसका रंग काला पड़ चुका था और उसके शीशों में से धुआं निकल रहा था। घाटी का खेल। जैसे ही मैं ड्राइविंग सीट पर बैठा और ट्रक स्टार्ट किया, रास्ता एक बार फिर बदल गया। अब घाटी सीधी सड़क नहीं रही। हर मोड़ पर एक अलग रास्ता बन जाता। हर मोड़ पर एक औरत खड़ी होती, चंपा का भयानक चेहरा, जो बार बार मेरी आंखों में झांकने की कोशिश करती। मत देख, मत देख, मैंने खुद से कहा और आईने नीचे झुका दिए। लेकिन उसके हंसने की आवाज हर दिशा से गूंजने लगी। समय की सुइयों के खिलाफ मेरी घड़ी रात के 2:37 दिखा रही थी। मैंने मन ही मन सोचा, अगर सूरज लगभग 5:30 तक उगता है तो मेरे पास सिर्फ 3 घंटे हैं। रास्ता लंबा है और अब जीपीएस काम नहीं कर रहा। सड़क के किनारे हर जगह अधजले बोर्ड, उल्टे ट्रक और टूटी हुई खिड़कियां थीं, जैसे कोई युद्ध का मैदान हो। और इन सब के बीच वो किताब अब मेरे डैशबोर्ड पर खुद ब खुद खुली पड़ी थी। हर 10 मिनट में उसका एक पन्ना पलटता और खाली जगह पर धुंधला सा नाम उभरने लगता, KA। क्या ये मेरा नाम धीरे धीरे बन रहा है? साया ट्रक में रास्ता पार करते हुए मैंने देखा, पीछे की सीट पर कोई बैठा था। मैंने रियर व्यू मिरर नहीं देखा, लेकिन मेरी गर्दन अपने आप घूमने लगी, मानो कोई मुझे जबरदस्ती देखने पर मजबूर कर रहा हो। वो चंपा थी, लेकिन अब उसकी आंखें मेरे जैसी हो चुकी थीं और उसने धीमे से कहा, अब तू भी मेरी तरह बन गया है। मैंने ब्रेक मारा। ट्रक बीच सड़क पर रुक गया। बाहर निकलकर भागने ही वाला था कि सड़क पर वो बाबा खड़े थे जिन्होंने किताब दी थी। अगली चाल, बाबा बोले, अगर बचना है तो ट्रक को सीधा उस पुल तक ले जा जहां पहली बार तूने ट्रक देखा था। वहीं एक दरवाजा खुलेगा, लेकिन याद रख, दरवाजा सिर्फ एक बार खुलेगा। मैंने पूछा, फिर अगर न पहुंचा तो अगली कहानी का नाम तेरा होगा, उन्होंने कहा और हवा में घुल गए। मौत की रेस। अब मैं फुल स्पीड से ट्रक लेकर भागा, लेकिन हर सेकंड सड़क मुश्किल होती जा रही थी। पेड़ों की शाखाएं मेरे रास्ते में गिर रही थीं। ट्रक का स्टीयरिंग अपने आप दाएं बाएं मुड़ने लगता था, लेकिन मैं नहीं रुका। टाइम 4:42 सुबह मैंने दूर देखा, पुल आ गया था। वो पुल जहां से पहली बार इस डरावनी यात्रा की शुरुआत हुई थी। जैसे ही ट्रक पुल पर चढ़ा, वो औरत फिर सामने आ गई। इस बार वो जल रही थी, लेकिन उसकी हंसी और भी ज्यादा खौफनाक थी। तू अगर बच भी गया तो तेरे जहन में मैं हमेशा रहूंगी। दरवाजा खुला। पुल के अंत में एक चमकता हुआ दरवाजा दिखा, अदृश्य सी सीमाएं। लेकिन जैसे ही ट्रक उसकी ओर बढ़ा, किताब से जोर की आवाज आई, करण सिंह, स्थगित। मैंने बिना कुछ सोचे ट्रक को उस दरवाजे में घुसा दिया और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। कोई आवाज नहीं, कोई ट्रक नहीं, कुछ भी नहीं।
मैं अपने कमरे में बिस्तर पर आंख खोल रहा था। पास में वो किताब बंद पड़ी थी। घड़ी में समय 5:59। सुबह फोन पर मैसेज, पंजाब से मनाली जाने के लिए ट्रक ले जाना है, PB 10EL 3259, वही ट्रक। मैंने अपनी आंखें खोलीं तो खुद को अपने घर के बिस्तर पर पाया। कमरे में रोशनी थी, दीवार पर वही घड़ी टिकी थी जो हर रोज की तरह 5:59 दिखा रही थी। क्या ये सब सपना था? मैंने खुद से पूछा। लेकिन तभी मेरी नजर उस टेबल पर पड़ी जहां वो काली किताब रखी थी, जली हुई और बंद। मैंने किताब को हाथ लगाया, लेकिन जैसे ही छुआ उसकी गर्मी ने मेरी उंगलियों को झुलसा दिया। फिर वही नंबर। फोन पर एक नया मैसेज था, डिलीवरी रिक्वायर्ड, पंजाब से मनाली, ट्रक नंबर PB 10AL 3259, पिकअप टाइम 6 बजे सुबह। फिर वही रास्ता। मैंने फोन फेंका, लेकिन मन के भीतर कुछ था जो मुझे खींच रहा था। शायद कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, या शायद मैं खुद उस कहानी का हिस्सा बन चुका था। आईने में दिखा कौन? मैं वॉशरूम गया, चेहरा धोने लगा, लेकिन जैसे ही आईने में देखा वहां मैं नहीं था। आईने में एक दूसरा चेहरा था, वही औरत, चंपा, लेकिन वो अब मुस्कुरा रही थी, जैसे कह रही हो, अब तू समझा। मैंने घबराकर पीछे देखा, कोई नहीं था। फिर आईने में देखा, अब मेरा चेहरा वापस था, लेकिन उसकी मुस्कान अब मेरे चेहरे पर झलक रही थी। ट्रक के पास। मैंने तय किया कि ये ट्रक अब मैं नहीं चलाऊंगा, लेकिन एक अजीब खिंचाव मुझे गैरेज तक खींच लाया। ट्रक वहां चमकता हुआ खड़ा था, PB 10AL 3259। उसकी बॉडी पर अब उभरी हुई आकृतियां थीं, जैसे लाशें ट्रक में गड़ी हुई हों। मैंने एक बार फिर खुद से पूछा, क्या मैं सच में बच गया था? वो इंसान कौन था? तभी गैरेज में एक बूढ़ा आदमी आया, जो बिल्कुल वैसा ही दिखता था जैसे वो बाबा, लेकिन अब वो मैकेनिक बना हुआ था। बिना मेरी तरफ देखे उसने कहा, तेरा शरीर बचा है बेटा, पर आत्मा? वो तो ट्रक में ही रह गई। मैं अवाक रह गया। मतलब? उसने कहा, जो भी उस दरवाजे से ट्रक ले जाता है उसका शरीर तो वापस लौट आता है, लेकिन आत्मा वहीं अटक जाती है और धीरे धीरे ट्रक उसे वापस खींच लेता है। तू एक लूप में है करण, और हर बार तेरा शरीर एक नई आत्मा ले जाता है। ड्राइविंग शुरू। मैंने डरते हुए ट्रक की चाबी घुमाई। इंजन स्टार्ट हुआ और मुझे लगा जैसे मैंने खुद को चालू किया हो। ट्रक के मिरर में एक चेहरा उभरा, लेकिन अब वो मेरा नहीं था। मैंने अपनी आवाज में कहा, चलो एक नई कहानी की ओर, और ट्रक निकल पड़ा। पीछे किताब खुल गई और आखिरी पन्ने पर लिखा था, करण सिंह, स्थिति डिलीवरी पर ट्रक, आत्मा संलग्न, अगली आत्मा प्रतीक्षारत। ट्रक पंजाब से चल पड़ा था। रास्ता वही था, हवाएं वैसी ही, लेकिन इस बार स्टीयरिंग मेरे हाथों में था और मुझे खुद नहीं पता था कि मैं अब इंसान हूं या ट्रक की आत्मा। मैं देख रहा था, सड़क के किनारे एक जवान लड़का ट्रक रोकने का इशारा कर रहा था। लगभग 22 से 23 साल का होगा। बैग लिए, एक नजर में ही भोला और अनजान। मैंने ब्रेक दबाया। ट्रक अपने आप रुका, जैसे उसे उसी की तलाश हो। नाम था अर्जुन। वो लड़का ट्रक में बैठा और बोला, भाई मनाली तक छोड़ दोगे क्या? मैंने सिर हिलाया, शब्द नहीं निकले। शायद अब बोलने का हक मेरे पास नहीं रहा था। ट्रक के अंदर बैठते ही उसने कहा, वाह, ट्रक तो बड़ा शानदार है, एकदम नया लगता है। मैं बस मुस्कुरा दिया, क्योंकि वो नहीं जानता था ये ट्रक नया नहीं, भूखा था। फिर वही किताब। अर्जुन ने ट्रक के डैशबोर्ड पर रखी वो काली किताब उठाई। ये किसकी है? उसने पूछा। मैंने हाथ बढ़ाया, किताब उससे छीनना चाहा, पर वो खोल चुका था। पहला पन्ना पलटा और उस पर उसका ही नाम उभरा, AR जून मेहरा। अर्जुन चौंका। क्या मजाक है ये? मैंने ट्रक का हॉर्न बजा दिया, तेज, डरावना और आत्माओं से भरा हुआ। कहानी दोबारा शुरू। जैसे जैसे हम रास्ते में बढ़ते गए, ट्रक अपने आप मोड़ने लगा। GPS बंद, फोन नेटवर्क गायब। अर्जुन परेशान होने लगा। भाई ये सही रास्ता है ना? मैंने पहली बार जवाब दिया, लेकिन वो आवाज मेरी नहीं थी, वो आवाज किसी बूढ़े आदमी की थी। रास्ता एक ही है, लेकिन मंजिल तू नहीं चुनता। अर्जुन घबरा गया। मनाली की जगह, रास्ते में जगह जगह वहीं डरावने संकेत, जैसे कि हम किसी और दुनिया में जा रहे हों। पेड़ अब इंसानों की शक्ल में झुक रहे थे। सड़क पर धुंध थी,
जिसमें आंखें चमक रही थीं। और तभी अर्जुन ने देखा सामने ट्रक की लाइट में खुद उसी का चेहरा खड़ा था। भाई रुकवाओ ट्रक, ये क्या हो रहा है? मैंने कहा, यह कहानी अब तेरे नाम की है। ट्रक की भूख। किताब का पन्ना अपने आप पलटा। अब उस पर लिखा था, अर्जुन मेहरा, आत्मा संलग्न स्थिति, प्रोसेसिंग। अर्जुन ने भागने की कोशिश की। दरवाजा खोला, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा था। उसने कूदने की कोशिश की, पर जैसे ही बाहर निकला वो गायब हो गया। ट्रक अब फिर खाली था। डैशबोर्ड पर किताब फिर बंद हो चुकी थी और अगली जगह का पेज खाली। मैं कौन हूं अब? मैंने शीशे में देखा, वहां अर्जुन का चेहरा था। मतलब अब मैं अर्जुन बन चुका हूं, तो करण कहां गया? शायद हर बार एक आत्मा ट्रक से जुड़ती है और पिछले ड्राइवर की आत्मा उसकी जगह लेती है। अब मैं अर्जुन हूं और मेरी कहानी बस शुरू हुई है। अब मैं अर्जुन था, कम से कम बाहर से, लेकिन अंदर कहीं गहराई में करण की यादें धड़क रही थीं। हर मोड़ पर उसकी चीख, उसकी सिसकियां और उस काली किताब की सरसराहट कानों में गूंज रही थी। मैंने ट्रक रोककर गहरी सांस ली। क्या मैं इस ट्रक को यहीं छोड़ दूं? लेकिन तभी किताब खुद ब खुद डैशबोर्ड से नीचे गिर पड़ी और खुल गई। उसके पन्नों पर एक नई आवाज उभरी, अगली आत्मा तैयार है। स्थान रोहतांग दर्रा, बर्फ से ढका मौत का रास्ता, बर्फ में दबी सच्चाई। मैंने ट्रक घुमा लिया और चल पड़ा रोहतांग की ओर। सड़कें अब और भी खामोश थीं, चारों तरफ बर्फ, लेकिन उस सफेदी में कुछ ऐसा था जो कभी सफेद था ही नहीं। रास्ते में एक छोटा ढाबा दिखा। बाहर एक महिला खड़ी थी, साड़ी में, ठंड में कांपती हुई। मैंने ट्रक रोका। वो धीरे धीरे पास आई और बोली, मनाली छोड़ देंगे क्या? मैंने कहा, बैठ जाइए। उसकी आंखें, जैसे ही वो अंदर आई, ट्रक की लाइट झपकने लगी। डैशबोर्ड पर किताब फिर खुली और उसके पन्नों पर कुछ लिखा जाने लगा। नाम नीलम देवी, आयु 46, अंतिम गंतव्य बर्फ की कब्र। नीलम अचानक बोली, ये किताब किसकी है? मैंने कहा, जिसका नाम इसमें लिखा हो वही इसका मालिक होता है। उसने मुस्कुराकर कहा, तो अब ये मेरी है। मैं चौंका। सड़क के नीचे, जैसे ही ट्रक ऊंचाई की ओर चढ़ा, बर्फ के बीच एक पुराना टूटा ट्रक दिखाई दिया। वो ट्रक लगभग दब चुका था बर्फ में, लेकिन उस पर नंबर साफ दिखता था, PB10 AL 3259। मैंने तो यही ट्रक चलाया था। फिर वो क्या है? नीलम बोली, कभी आपने दो आत्माएं एक ही शरीर में देखी हैं? मैंने झटके से उसकी ओर देखा। अब उसका चेहरा बदल चुका था। वो नीलम नहीं, करण की मां बन चुकी थी। भूतों की पुकार। ट्रक के शीशों से बाहर देखने पर अब हर बर्फीली चोटी पर लोग खड़े थे। कुछ हाथ हिला रहे थे, कुछ मदद मांग रहे थे, और हर एक का चेहरा वही था जो पहले इस ट्रक में बैठ चुका था। मुझे समझ आया, यह ट्रक कोई वाहन नहीं, एक चलती हुई श्मशान है। हर आत्मा को वो अपने भीतर जला चुका है। मैं भाग नहीं सकता। नीलम अचानक गुम हो गई और मैं अकेला रह गया ट्रक में। पर अब मुझे एहसास हो चुका था, चाहे कोई भी शरीर आए, आत्मा ट्रक की ही रहेगी, और मैं वो आत्मा हूं। मैंने किताब का आखिरी पन्ना खोला। अर्जुन मेहरा, स्थिति रजिस्टर हो चुकी अगली आत्मा, प्रतीक्षारत। रुकावट न करें, मैंने ट्रक स्टार्ट किया। अब किसी को बचाने का नहीं, ट्रक की भूख मिटाने का वक्त था। ट्रक एक बार फिर चल पड़ा, इस बार और भी भारी और भी खामोश। किताब के अगले पन्ने अब खुद ब खुद पलटने लगे थे और अगला गंतव्य सामने था। कीलोंग, हड्डियों की घाटी, स्थान जहां आत्माएं चिल्ला चिल्ला कर लौटने की मिन्नतें करती हैं। सन्नाटा भी बोलता है। कीलोंग पहुंचते ही मुझे एक खाली, उजड़ा हुआ गांव दिखाई दिया। घर टूटे हुए थे, खिड़कियों से पर्दे नहीं, पर सिसकियां आती थीं। ट्रक की लाइट अपने आप जलने बुझने लगी, मानो कुछ दिखाना चाह रही हो। नई आवाज, पुरानी तकलीफ। एक आदमी हाथ हिलाता हुआ ट्रक की ओर भागता आया। उसके चेहरे पर खून के निशान थे, लेकिन चल रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो चढ़ते ही बोला, भाई यहां रुको मत, ये जगह ठीक नहीं। मैंने पूछा, क्या हुआ यहां? उसने कहा, पिछले साल मेरी बहन यहीं से गायब हो गई थी। एक ट्रक में बैठी थी, बस ट्रक चला और फिर कुछ नहीं मिला। मैं चुप रहा, क्योंकि मैं जानता था वो ट्रक यहीं था।
काली किताब ने जवाब दिया। वो आदमी अचानक किताब की ओर देखने लगा। ये किताब, उसकी आवाज कांप रही थी। उसने जैसे ही किताब छुई, उसमें से धुआं निकला और उसकी आंखों में समा गया। रश्मि, वो बुदबुदाया। अगले ही पल उसकी आंखें सफेद हो गईं और वो ट्रक की सीट पर बैठा बैठा ही चुप हो गया। मैंने देखा, किताब का नया पन्ना खुल चुका था। नाम, विक्रांत जोशी, आत्मा स्थिति, विलीन शरीर, ट्रक से बंधा। घाटी की आवाजें। ट्रक कीलोंग के घाट में घुसा। चारों ओर से बर्फ के बीच बिखरी हड्डियां, इंसानों की, जानवरों की, शायद कुछ और की, और हर हड्डी के पास एक ही चीज, एक टूटा हुआ सफरनामा जिसमें कुछ अधूरी बातें लिखी थीं, जैसे उसने कहा था मनाली चलो। मैंने ट्रक देखा और सब कुछ बदल गया। ट्रक अब धीमे धीमे अपने आप रुकने लगा। मैंने शीशे से देखा, घाटी की दीवारों से सैकड़ों चेहरे झांक रहे थे। वो सब कभी न कभी इस ट्रक के मुसाफिर रह चुके थे। सवाल वही है। अब सवाल ये नहीं था कि मैं कौन हूं, सवाल ये था मैं कब तक रहूंगा। क्योंकि ट्रक हर 72 घंटे में एक नई आत्मा मांगता था, और अगर समय पर आत्मा न मिले तो ट्रक खुद अपने भीतर के शरीर से मांगने लगता है। अब मेरे पास सिर्फ 24 घंटे बचे थे। या तो अगला मुसाफिर ढूंढूं, या मैं खुद ट्रक का ईंधन बन जाऊं। अब मैं कीलोंग की उस घाटी से निकल चुका था, लेकिन समय मेरी रगों में बहते खून की तरह तेजी से भाग रहा था। ट्रक की भूख वापस जाग चुकी थी। डैशबोर्ड पर किताब अब लाल रोशनी में चमकने लगी थी। अर्जुन, चेतावनी, अगली आत्मा 18 घंटे में नहीं मिली तो दंड तय है। मैंने अपनी हथेलियों को देखा, उंगलियों से खून रिस रहा था। शायद ट्रक ने शुरुआत कर दी थी। मनाली की ओर बढ़ता तावीज। मैंने ट्रक को तेजी से मनाली की ओर मोड़ दिया। अब हर मोड़ पर लगता जैसे कोई खींच रहा हो। सड़क नीचे गिरती, फिर अचानक ऊपर उठती। मैंने रेडियो ऑन किया, लेकिन उसमें से बस एक ही आवाज आ रही थी, वो जो ढूंढते हो वो तुम्हारे भीतर है। मैंने रेडियो तोड़ दिया, पर अब आवाज ट्रक की छत से आने लगी थी। मनाली के पास एक अनजाना मोड़ रास्ते में एक छोटा मंदिर आया। मैंने ब्रेक मारा, उतरकर भीतर गया। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी, बिना पलकें झपकाए मेरी ओर देख रही थी। तू किताब वाला है? उसने पूछा। मैंने कहा, मुझे एक और आत्मा चाहिए। वो बोली, तू ढूंढने गया है शिकार, पर अब शिकार तुझमें समा चुका है। मैं पीछे मुड़ा, भागा, लेकिन मंदिर का रास्ता कहीं नहीं था। ट्रक अब बोलने लगा था। जैसे ही मैं वापस ट्रक में बैठा, ट्रक ने अपनी लाइट से मोर्स कोड जैसी बीपिंग शुरू कर दी। मैंने नोट किया, और ट्रक की सीट के नीचे छुपा एक पुराना टेप रिकॉर्डर मिल गया। मैंने प्ले किया। मैं हूं सौरभ, इस ट्रक का पहला मालिक। जिस दिन मैंने ये किताब ट्रक में रखी थी, उसी दिन मेरी आत्मा इस ट्रक से बंध गई। अब हर नया ड्राइवर मेरी तरह एक जिंदा लाश बन जाता है। इस ट्रक की जुबान किताब नहीं, खून है। अब बस एक रास्ता बचा है। मेरे पास 2 रास्ते थे। एक, किसी को ट्रक में बिठा दूं और आगे बढ़ जाऊं। दूसरी, या खुद को किताब में दर्ज कर दूं और इस खेल को खत्म कर दूं। लेकिन तभी ट्रक ने ब्रेक मारा। सड़क पर एक लड़की खड़ी थी, हाथ में रजिस्ट्रेशन पेपर और आंखों में डर। भाई, क्या मनाली छोड़ देंगे? मैंने उसकी आंखों में देखा, और किताब का अगला पन्ना खुला। नाम, रिया शर्मा, स्थिति, पात्र, शुद्ध आत्मा, विशेष चेतावनी। यदि इसे शिकार बनाया गया, ट्रक का अंत तय है। रिया ट्रक में चढ़ चुकी थी। उसकी सांसें तेज थीं, पर आंखें शांत। मैंने ध्यान से देखा, उसके पैर की एक अंगुली बर्फ में जमी थी, पर उसे कोई तकलीफ नहीं थी। एक अजीब खामोशी। रास्ता सुनसान था। ट्रक की लाइटें रास्ते पर थीं, लेकिन पेड़ों की परछाइयां ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। रिया अचानक बोली, यह ट्रक तुम्हारा नहीं है। मैं चौंका, पूछा, तुम्हें कैसे पता? वो बोली, इस ट्रक की धड़कनें सुनी है मैंने। मैंने ब्रेक मारा। धड़कनें? वो मेरी आंखों में देखती रही। सफेद आंखें, पूरी सफेद, कोई पुतली नहीं। पिछली सीट पर कुछ था। मैंने शीशे में देखा, ट्रक की पिछली सीट पर हलचल हो रही थी। रिया वहीं देख रही थी। वो आ चुका है। पीछे एक परछाई उभरी, लंबा मुड़ा हुआ शरीर और बिना चेहरा। वो धीरे धीरे सीट पर आकर बैठ गया।
कोई आवाज नहीं, लेकिन पूरा ट्रक कांपने लगा। किताब फिर खुली। डैशबोर्ड की किताब फिर से अपने आप खुली। नई स्थिति, अर्जुन और रिया परीक्षण चालू। सफेद आंखों की रात, चेतावनी, जो देखेगा वो खत्म होगा। सड़क पर खून की लकीर। अचानक ट्रक का शीशा चटकने लगा। बाहर देखा, सड़क पर खून की लंबी लकीर चली जा रही थी और वो ट्रक के आगे आगे बढ़ रही थी। रिया बोली, हम अब केवल मुसाफिर नहीं हैं, अब हम ट्रक के भीतर कैद हैं। शब्दों का जादू। किताब के एक पन्ने पर कुछ लिखा था। त्रिकोण पूर्ण हो चुका है, ड्राइवर, आत्मा और रक्षक। मैंने पूछा, रक्षक? रिया बोली, मैं रक्षक हूं, लेकिन अब मेरी आंखों ने वो देख लिया है जिसे देखना मना था। और तभी उसकी आंखों से खून की धार बहने लगी। वो जोर से चिल्लाई, उसने मुझे देख लिया, भागो! ट्रक अपने आप हाई स्पीड में चला। ब्रेक फेल, स्टीयरिंग लॉक। अब कौन जिंदा रहेगा? ट्रक का अगला मोड़ खतरनाक था। अगर मोड़ा नहीं गया तो ट्रक सीधा खाई में। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग खींचा, पर तभी ट्रक का रेडियो ऑन हो गया। अर्जुन, तुम अगला हो। ट्रक हवा में था, सीधे खाई की ओर। स्टीयरिंग मेरी पकड़ में था, पर जैसे किसी और की मर्जी से घूम रहा था। रिया बेसुध थी। उसकी आंखों से अब खून नहीं, राख बह रही थी। पीछे बैठी परछाई ने पहली बार कुछ कहा, तुम भी अब बाकी सबकी तरह हो चुके हो अर्जुन। झटका और नई दुनिया। ट्रक अचानक जमीन से टकराया, पर खाई के तल पर नहीं, एक सपाट सीधी सड़क पर। लेकिन यह जगह वैसी नहीं थी जैसी असल दुनिया में होती है। दाएं बाएं सिर्फ टेढ़े मेढ़े दुकानों की कतारें थीं, जिनके बोर्ड पर लिखा था, मौत बिकती है यहां। एक आदमी जो आधा जला हुआ और आधा सड़ा हुआ था, सामने आया। स्वागत है मौत के बाजार में। बिक रही थी आत्माएं। हर दुकान में कुछ न कुछ रखा था। कहीं बच्चों की हड्डियां, कहीं आंखों से भरे बर्तन, कहीं अधजली आत्माएं जो सींक में लगाकर घुमा रहे थे जैसे टिक्का। और हर चीज की कीमत थी यादें। जो अपनी सबसे कीमती याद देता वही कुछ खरीद सकता था। ट्रक ने सौदा किया। मेरे ट्रक ने खुद ब खुद एक दुकान के आगे रुककर हॉर्न दिया। वो दुकान थी खून से लिखी तकदीरें, अंतिम समाधान। एक बूढ़ा दुकानदार बाहर आया। उसकी गर्दन सीधी नहीं थी। किताब अब अधूरी नहीं रही अर्जुन। वो मेरी ओर बढ़ा और बोला, एक सौदा कर, रिया की आत्मा दे दे और तू आजाद। मैंने देखा, रिया अब भी बेसुध पड़ी थी। मेरे दिल में कुछ टूटा। क्या मैं वाकई अपनी आजादी के लिए उसे सौंप दूं? किताब का अंतिम पन्ना खुला। बिना मेरी मर्जी के किताब खुली और उसमें एक नया पन्ना जुड़ गया। अर्जुन ने विकल्प चुना, बलिदान या बंधन। समय सीमा 30 मिनट। ट्रक की घड़ी उलटी चलने लगी। 30, 0, 29:59, 29:58। अब मेरे पास एक ही रास्ता था, या तो रिया को बेच दूं या खुद को। फैसला। मैंने रिया को उठाया, उसके चेहरे पर हाथ रखा और फिर उसकी आंखें खुल गईं। अर्जुन, उसने कहा, अगर तुम मुझे दे दो तो ये ट्रक और ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा। मैंने ट्रक की ओर देखा। उसके पहिए अब खून से लथपथ थे। वो खुद सांस ले रहा था। मैंने चिल्लाकर कहा, किताब, मेरा नाम मिटा दे, रिया को छोड़ दे। ट्रक हिला जोर से। किताब से एक आवाज आई, निर्णय पक्का है? हां। और फिर अंधकार, एक तेज सफेद रोशनी, एक झटका और सब कुछ खत्म। जब मैंने किताब को चिल्लाकर कहा, मेरा नाम मिटा दे, तो एक भयानक सफेद रोशनी सब कुछ निगल गई। मुझे लगा अब सब खत्म। पर जब होश आया, मैं अकेला था। ना ट्रक, ना रिया, ना बाजार, बस शून्य। एक ऐसा खालीपन जहां ना जमीन थी, ना आसमान, ना आवाज, ना सांस। शून्य बोलने लगा। अचानक उस खालीपन में एक गूंज उठी, मेरी ही आवाज में, तू अर्जुन नहीं रहा, अब तू एक रास्ता है, एक जिंदा आत्मा जिसे खुद रास्ता तय करना है। मैंने जोर से पूछा, रिया कहां है? वहीं से जवाब आया, वो तेरे भीतर है। ट्रक के पहिए फिर घूमे। शून्य के बीच में अचानक जमीन उगाई और उस पर खड़ा था वही ट्रक, वैसा ही, लेकिन पूरी तरह जला हुआ। ड्राइविंग सीट पर कोई बैठा था। मैंने पास जाकर देखा, रिया, पर उसकी आंखें अब काली थीं। तुमने मुझे सौंपा नहीं,
इसीलिए अब मैं तुम्हारी रक्षक नहीं रही। ट्रक का नया खेल, ट्रक की लाइट्स फिर जलीं और डैशबोर्ड पर किताब की जगह अब एक नया यंत्र था, जीवन चक्र। उस पर लिखा था 7 आत्माएं, 1 शरीर, अर्जुन का पुनर्जन्म चालू, पहला चरण, दर्द। मैं चीखा, ये सब क्या है? रिया बोली, अब तू इस ट्रक का हिस्सा बन चुका है, लेकिन ये तेरा अंत नहीं, ये तेरा जन्म है। अर्जुन 2.9, पहली आत्मा की दस्तक। अचानक ट्रक के पीछे की खिड़की से एक औरत चढ़ी, चेहरा अधजला, पेट चाकू से फटा हुआ। मैं हूं रूपा, तेरे भीतर समाने आई हूं। वो मेरी ओर बढ़ी और जैसे ही उसने मेरा सीना छुआ, मैं कांपने लगा। मेरे भीतर उसकी यादें दौड़ गईं। एक गांव, एक जलती रात, एक बच्चा जो रो रहा था। मैंने खुद को रूपा के शरीर में पाया और उसके साथ जलते हुए मरता महसूस किया। मैं कौन हूं अब? जब दोबारा होश आया, मैं जिंदा था, लेकिन मेरा मन मेरा नहीं रहा। अब मैं अर्जुन भी था और रूपा भी, और यही था किताब का पहला चरण, दर्द। अब मैं सिर्फ अर्जुन नहीं रहा, मैं अब रूपा भी था। उसकी जली हुई त्वचा, उसकी जलती चीखें, सब मेरे अंदर थीं। मेरे शरीर में किसी और की सांसें चल रही थीं। ट्रक अब एक कैद खाना बन चुका था, जहां हर आत्मा मेरी पहचान मिटा रही थी। दूसरा चेहरा, डैशबोर्ड पर लगे जीवन चक्र यंत्र पर अगला चरण चमकने लगा। दूसरा आत्मा, नसीरुद्दीन, स्थिति, गुस्सा और पश्चातावा, समय 7:07। अचानक ट्रक के शीशे पर धुंध उभरी और उसमें लिखा आने लगा, मैंने गोली चलाई थी मगर मरता मैं रहा। पीछे से दरवाजा खुद खुला और एक आदमी चढ़ा। उसके हाथों में खून से सनी बंदूक और सीने में 7 गोलियों के छेद। मैं नसीर हूं, अब तू मेरा शरीर है। तीसरी सांस, जब उसने मेरी छाती पर हाथ रखा, मेरे फेफड़े सिकुड़ गए और अचानक मेरे भीतर एक नई कहानी उभरने लगी। जेल का अंधेरा, एक बच्ची की तस्वीर और अदालत की सजा। मैं नसीर था, एक ऐसा इंसान जिसने गुस्से में अपनों को खो दिया और अब पछतावे में तड़प रहा था। तू मेरी जगह जी और देख तू कैसे तिल तिल मरता है। मायूसियों की चीख। मैंने ट्रक का शीशा देखा। अब उसमें मेरी शक्ल नहीं थी। कभी रूपा का चेहरा दिखता, कभी नसीर का, और मेरी आंखों में डर नहीं, खालीपन था। मैंने ट्रक को रोकना चाहा, पर स्टीयरिंग अब मेरे हाथ में नहीं था। डैशबोर्ड से फिर आवाज आई, तीसरी आत्मा तैयार है। अचानक एक मोड़, ट्रक अपने आप एक सुनसान रास्ते पर मुड़ गया, जहां सड़क के दोनों ओर सिर्फ लाशें थीं, जिनके चेहरों पर दर्द नहीं, मुस्कान थी। रिया अब पीछे बैठी थी, उसके हाथ में किताब और उसकी आंखें लाल। ये ट्रक अब तुझे इंसान नहीं रहने देगा अर्जुन, तू अब बस एक माध्यम है। तीसरी आत्मा कौन? ट्रक का हॉर्न अपने आप बजा 3 बार और डैशबोर्ड पर लिखा गया, तीसरी आत्मा, वह जो कभी पैदा ही नहीं हुआ। मैंने चौंक कर रिया की ओर देखा। उसने धीरे से कहा, वो अब आ रहा है अर्जुन, वो जो सिर्फ नफरत से जन्मा है। डैशबोर्ड पर चमकता शब्द, तीसरी आत्मा, वह जो कभी पैदा नहीं हुआ। ट्रक के अंदर का तापमान अचानक गिर गया, सांसें जैसे जमने लगीं। रिया ने सिर झुका लिया और बुदबुदाई, अब तुझे वो सुनाई देगा जिसे कोई मां कभी सुनना नहीं चाहती। एक अधूरा जन्म। ट्रक की छत से पानी की बूंदें टपकने लगीं, लेकिन वो पानी नहीं था, गाढ़ा, गर्म और लाल, जैसे किसी मां के गर्भ से बहता खून। साउंड सिस्टम अपने आप ऑन हो गया और उसमें से गूंजने लगी एक धीमी चीख, मैं क्यों नहीं आया, मुझे क्यों रोक दिया गया। एक न दिखाई देने वाला यात्री। पीछे की सीट अपने आप नीचे गई, जैसे किसी अदृश्य चीज ने उस पर जगह ली हो। डैशबोर्ड पर फिर लिखा गया, नाम, अपूर्ण कारण, जबरन गर्भपात भावना, जन्म का प्रतिशोध। अचानक मेरी कमर में तेज दर्द हुआ, जैसे किसी ने अंदर से लात मारी हो, और तभी मैं समझ गया, ये आत्मा बच्चा थी, लेकिन वो कभी दुनिया में आया ही नहीं। उसकी कहानी मेरी जुबान से, मेरे मुंह से अपने आप शब्द निकलने लगे, जैसे मैं उसकी कहानी बयां कर रहा था। मां ने रोते हुए कहा था, इसे नहीं रख सकते। पिता ने कहा, नाम भी मत रखना, ये बोझ है। और फिर सुई चली और मैं चला गया। मैं कांप गया। मेरी आंखों से आंसू नहीं, दूध जैसा सफेद पानी बहने लगा। अपूर्ण ने जगह ली। मेरी पसलियों में तेज जलन होने लगी, जैसे कुछ अंदर रेंग रहा हो।
फिर मेरी त्वचा के नीचे से उंगलियां उभरने लगीं, छोटी, नन्ही, लेकिन नफरत से भरी। अब मैं तेरे साथ जिंदा रहूंगा अर्जुन। अब मैं इस ट्रक में जन्म लूंगा और जो मुझसे मुकर गए उन्हें जिंदा खाऊंगा। रिया की चेतावनी। रिया ने चिल्लाकर कहा, अगर अपूर्ण ने तुझ में जड़ें जमा लीं अर्जुन, तो तेरा शरीर अब कभी तेरा नहीं रहेगा। उसकी आत्मा बिना जन्मे ही सबसे ज्यादा ताकतवर है। डैशबोर्ड पर अब घड़ी नहीं, गर्भ की नाड़ी की धड़कन चल रही थी। धड़कन 80, 90, 100, डिलीवरी मोड एक्टिवेटिंग। अर्जुन का शरीर या एक नया जन्म। अब फैसला मेरे हाथ में नहीं था। ट्रक खुद जन्म देने की तैयारी में था और मैं ही उसका पालना बनने वाला था। डैशबोर्ड पर नाड़ी की धड़कन तेज होती जा रही थी। धड़कन 120, 130, डिलीवरी मोड एक्टिवेट हो चुका है। सारा ट्रक अब लाल रंग की रोशनी से नहाया हुआ था, जैसे भीतर खून का सागर उमड़ रहा हो। पीछे की सीट पर गद्दे अपने आप फटने लगे और अंदर से उठने लगी एक बच्चे जैसी चीख। अपूर्ण का जन्म। मेरे पेट के नीचे जलन महसूस होने लगी, जैसे कुछ रेंग कर बाहर आना चाहता हो। लेकिन मैं आदमी था और अब तक इंसान था, पर वो चीज मुझसे कह रही थी, तू अब सिर्फ शरीर है अर्जुन, और मैं तुझसे होकर दुनिया में आऊंगा। मेरी आंखें उलट गईं, गर्दन अकड़ गई और फिर मेरे मुंह से निकलने लगी एक भयानक चीख। न मेरी न किसी और की। वो चीख किसी ऐसे की थी जो अभी तक पैदा नहीं हुआ था। ट्रक की दीवारें पिघलने लगीं, ट्रक की छत टपकने लगी, लाल नहीं, काले तरल से। डैशबोर्ड पर उभरा एक नया शब्द, APURN, एडवांस्ड पैरानॉर्मल अनबॉर्न रीइंकार्नेशन नोड। रिया चिल्लाई, अर्जुन इसे रोक। अगर ये बाहर आया तो ये इस ट्रक को ही नहीं, तुझे भी हमेशा के लिए निगल जाएगा। मैंने कांपते हुए रिया से कहा, तू ही बताओ कैसे। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। रिया की कुर्बानी। रिया ने किताब खोली। उसके पन्ने अब काले पड़ चुके थे। उसने एक शब्द पढ़ा और ट्रक हिलने लगा। मैं अपनी आत्मा दांव पर लगाऊंगी अर्जुन। अगर अपूर्ण ने तुझ में जन्म ले लिया तो ना तू बचेगा, ना ये कहानी पूरी होगी। मैं चीखा, नहीं रिया, तुझे नहीं मरना चाहिए। पर बहुत देर हो चुकी थी। रिया ने अपना हाथ मेरी छाती पर रखा और अपूर्ण की चीख एकदम रुक गई। एक और शून्य। ट्रक रुक गया। सब कुछ शांत हो गया। डैशबोर्ड अब खाली था। ना हार्ट बीट, ना चक्र, ना आवाज। रिया अब नहीं थी, बस मैं था और मेरी छाती के भीतर कुछ अब भी धड़क रहा था। डिलीवरी पूरी नहीं हुई। डैशबोर्ड पर अंतिम शब्द उभरे, प्रक्रिया अधूरी है, शेष आत्माएं प्रतीक्षा में हैं। अगला चरण, द्वार की आत्मा। मैं समझ गया, अपूर्ण गया नहीं है, वो बस रुका है और अब अगली आत्मा के जागने का इंतजार कर रहा है। डैशबोर्ड अब शांत था। सिर्फ एक लाल बत्ती जल रही थी। एंट्री डिनाइड, लॉक्ड एट गेट 17। मैंने सामने देखा। मनाली की पहाड़ियां अब करीब थीं, लेकिन रास्ते पर एक पुराना टूटा हुआ गेट खड़ा था। ट्रक खुद ब खुद रुक गया और हवा में गूंजने लगी एक बूढ़ी औरत की आवाज, किसी को अंदर नहीं आने दूंगी, कोई भी नहीं। गेट नंबर 17, गेट जंग खाया हुआ था। उस पर दर्ज था, सावधान, यह द्वार कभी खुला नहीं, जो खोलेगा वो लौटेगा नहीं। मैंने उतरने की कोशिश की, पर ट्रक का दरवाजा अंदर से बंद हो गया। शीशे पर खुद उभर आया, तू अब उसका हिस्सा है अर्जुन। रिया की परछाई। मेरे बाजू वाली सीट पर हलचल हुई। रिया नहीं थी, पर उसकी परछाई थी। तू रुक गया अर्जुन, पर यह रास्ता अब रुकने वाला नहीं। गेट के उस पार सिर्फ एक आत्मा नहीं है, वहां एक और सच है। मैंने कांपते हाथों से ट्रक को फिर से स्टार्ट किया। गेट की ओर बढ़ते हुए डैशबोर्ड पर लिखा आने लगा, आत्मा संख्या 4, द्वारशु, नाम उर्मिला दासी, कार्य किसी को भी अगले चरण तक न जाने देना, मृत्यु, जिंदा जलाकर मार दी गई थी क्योंकि उसने राजा के आदेश को नहीं माना था। उर्मिला की आत्मा का आतंक। जैसे ही ट्रक गेट के पास पहुंचा, गेट की दरारों से निकलने लगीं राख जैसी परछाइयां और उनमें से एक औरत बाहर निकली, सिर पर जलती हुई राख और हाथों में पुराने लोहे के ताले। तू उस आत्मा को लिए फिर रहा है जो कभी जन्मा ही नहीं
और अब मुझे रोकना है तुझे। मैंने क्लच दबाया। ट्रक आगे बढ़ा, लेकिन सड़क अब नरम मिट्टी में बदल गई। ट्रक धंसने लगा और उर्मिला हंसने लगी। भविष्य का रास्ता बंद। डैशबोर्ड पर चेतावनी आई। यदि द्वार पार नहीं किया गया तो कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। मेरी आंखें फट गईं। क्या यह आत्मकथा यहीं रुक जाएगी? तभी किताब का एक पन्ना हवा में उड़ता हुआ ट्रक के भीतर आ गया और उसमें लिखा था, इस द्वार को सिर्फ एक चीज खोल सकती है, सच्चा पछतावा। अर्जुन की कुर्बानी। मैंने आंखें बंद की और अपने जीवन के सारे पाप याद किए। एक एक गलती, एक एक धोखा, और वो एक रात जिसने मेरी बीवी की जान ली थी। मैंने चिल्लाकर कहा, मैंने सब खो दिया, मैं जीने लायक नहीं रहा। गेट की जंजीरें टूटने लगीं। उर्मिला ने चीखते हुए कहा, तू पछतावे की अग्नि में झुलस गया है, तू जा सकता है। गेट धीरे धीरे खुलने लगा, लेकिन जैसे ही ट्रक पार करने लगा, पीछे से कोई फुसफुसाया, मैं अभी जिंदा हूं अर्जुन, मैं अभी अंदर ही हूं। अपूर्ण अब भी मेरी छाती में था। ट्रक ने जैसे ही गेट नंबर 17 पार किया, रास्ता सीधा एक सफेद बर्फ से ढकी घाटी में उतर गया। ना कोई बोर्ड, ना कोई संकेत, बस चारों तरफ बर्फ और हवा में तैरती एक तेज सीटी, मानो कोई ट्रेन स्टेशन पर रुक रही हो। लेकिन यह स्टेशन नहीं था, यह था मृतकों का बाजार, मौतों की मंडी। ट्रक की हेडलाइट जैसे ही तेज की, सामने उभरी हजारों दुकानें, जिनके शटर जले हुए लकड़ी से बने थे और उनमें से हर एक पर लिखा था, आत्मा संख्या 4887 उपलब्ध, आत्मा संख्या 1043 SOLD। मैंने ट्रक रोका। डैशबोर्ड पर लिखा आया, वार्निंग, हर आत्मा की कीमत होती है, गलती से भी भाव ना पूछें वरना आप खुद बिक जाएंगे। विक्रेता आत्माएं। एक बूढ़ा आत्मा जैसा दुकानदार मेरी ओर बढ़ा। चेहरा जल चुका था, आंखों में खालीपन था। उसने पूछा, क्या चाहिए अर्जुन? किसे वापस लाना है? मैं चौंका। तू मेरा नाम कैसे जानता है? वो हंसा। इस बाजार में सिर्फ वो आते हैं जो अपूर्ण से छुए गए हैं, और तू अब उसका वाहक है। मैंने कांपते हुए पूछा, क्या मैं रिया को वापस ला सकता हूं? उसने कहा, रिया बिक चुकी है, उसकी आत्मा भावनात्मक बलिदान के स्टॉल पर चली गई है। भावनात्मक बलिदान स्टॉल। स्टॉल नंबर 9 के पास पहुंचा तो वहां बैठी थी एक 10 साल की लड़की, जिसकी आंखों में सिर्फ एक ही शब्द लिखा था, त्याग। उसने कहा, रिया की आत्मा 2 हिस्सों में बंट चुकी है। एक तेरे पास है, जो प्यार से जुड़ा है। दूसरी अपूर्ण के पास है, जो बलिदान से जुड़ी है। अगर तू दोनों को एक कर सका तो वो वापस आ सकती है। वापसी का सौदा? मैंने पूछा। मुझे क्या करना होगा? उसने जवाब दिया, तुझे अपनी सबसे प्यारी चीज छोड़नी होगी, वो याद जो तुझे जिंदा रखे है। अगर तू अपनी बीवी की आखिरी मुस्कान भूल जाएगा तो रिया वापस आ सकती है। मैं सदमे में आ गया। अगर मैंने वो मुस्कान भूल ली तो मैं जीने की वजह खो दूंगा। वो बोली, फैसला तेरा है, या तो रिया वापस या तू हमेशा अधूरा। अपूर्ण की आवाज। मेरी छाती फिर जलने लगी। अपूर्ण की आवाज आई, अगर तू भूल गया तो मैं पूरा हो जाऊंगा। यानी अगर मैंने बीवी की मुस्कान छोड़ी तो अपूर्ण को जन्म मिल जाएगा, और अगर नहीं छोड़ी तो रिया कभी वापस नहीं आएगी। दूसरा सौदा? तभी पीछे से फिर वही दुकानदार आया। उसने कहा, एक रास्ता और है, मृतकों की मंडी से गुजर कर जा, पाप घाटी तक। वहां एक आत्मा है जो यादें खा जाती है पर अपूर्ण को जन्म नहीं लेने देती। मैंने पूछा, कौन? वो बोला, तू वहां पहुंचेगा तो वो तुझे पहचान जाएगी। नाम है विमला अम्मा, जिसने खुद की यादें खा के एक राक्षस को रोका था। मृतकों के बाजार से बाहर निकलते ही रास्ता काला पड़ गया। ना कोई बर्फ, ना कोई हवा, सिर्फ गंध, जली हुई यादों की गंध। डैशबोर्ड पर चमक उठा, लोडिंग, मेमोरी प्योर जॉन। वार्निंग, पास्ट में कोई समय कभी भी कोलैप्स हो सकता है। मैंने देखा, ट्रक अब खुद ब खुद चल रहा था। गति तेज होती जा रही थी, मानो उसे कहीं पहुंचने की जल्दबाजी हो। यादों की राख में लिपटा द्वार। अचानक सामने आया एक पुराना दरवाजा, जिसके बाहर लटक रहा था एक कागज, विमला अम्मा याद भक्षिका। जो भूले नहीं जाते वो यहीं आकर मिटते हैं। दरवाजा अपने आप खुला।
मैं ट्रक से उतरा और भीतर घुसते ही मेरे कानों में बजने लगी वो हंसी जिसे मैंने सालों पहले आखिरी बार सुना था। मेरी बीवी की हंसी, हवा में उसकी परछाई थी। वो मुस्कुरा रही थी, वैसे ही जैसे उस दिन जब उसने पहली बार कहा था, जब तू ट्रक चलाता है ना अर्जुन, तो मुझे लगता है जैसे तू मेरी जिंदगी की दिशा तय कर रहा है। मेरी आंखें भर आईं। क्या मैं सच में ये याद भूल जाऊं? विमला अम्मा का आगमन। अचानक एक छाया कमरे में आई। बड़ी आंखें, सफेद साड़ी, झुकी हुई कमर, लेकिन चलने में बिजली की सी रफ्तार। तू याद छोड़ने आया है या पाप से बचने? मैं बोला। दोनों। वो हंसी, एक ठंडी लेकिन धधकती हुई हंसी। मेरी कीमत सिर्फ एक है, तेरी सबसे सच्ची, सबसे गहरी, सबसे गर्म याद, जिसे भूलने के बाद तुझे ठंडक तो मिलेगी, लेकिन तू इंसान नहीं रहेगा, बस एक खाली खोल बन जाएगा। याद भक्षण। उसने अपना हाथ आगे किया और बोली, अपनी बीवी की हंसी दो मुझे और मैं अपूर्ण को सुला दूंगी। मैं कांपा। पलकों के पीछे सिर्फ वही मुस्कान थी जिसने मुझे जिंदा रखा, जिसने मुझे इस रास्ते पर लड़ने लायक बनाया। क्या मैं सच में वो हंसी छोड़ सकता हूं? तभी भीतर से फिर वही आवाज आई, अर्जुन, अगर तू मुझे छोड़ देगा तो तुझे कौन जिंदा रखेगा? विमला की चेतावनी। विमला अम्मा बोली, यादें दो तरह की होती हैं अर्जुन, एक जो तुझे अंदर से मारती हैं, दूसरी जो तुझे अंदर से जिंदा रखती है। मैं सिर्फ पहली तरह की यादें खाती हूं। तू अपनी बीवी की मुस्कान को बचा सकता है, लेकिन बदले में तुझे एक और याद छोड़नी होगी। मैंने पूछा, कौन सी? वो बोली, अपनी मां का चेहरा। मैं सन्न रह गया। तू किसे छोड़ेगा अर्जुन? बीवी की मुस्कान या मां का चेहरा? विमला अम्मा की आंखें मुझे घूर रही थीं, मानो मेरे भीतर की सारी यादें एक एक कर छील रही हों। बोल अर्जुन, मुस्कान या चेहरा? मैंने गला साफ किया, कांपते स्वर में बोला, बीवी की मुस्कान मुझे जिंदा रखती है, लेकिन मां का चेहरा मेरी आत्मा है। मैं दोनों नहीं छोड़ सकता। विमला अम्मा हंसी, तो तू मरेगा अर्जुन, और तेरे साथ बचेगा अपूर्ण। तीसरा रास्ता? मैंने याचना की, कोई तीसरा रास्ता है क्या? वो रुक गई, आंखें बंद की और धीरे धीरे बोली, है, पर वो रास्ता मौत से होकर जाता है। तुझे खुद को एक बार पूरी तरह मारना होगा, मनाली नुल जोन में जाकर, जहां यादें, शरीर और आत्मा सब गल जाते हैं। अगर तू वहां से सही सलामत बाहर आया तो कोई भी याद छोड़ने की जरूरत नहीं होगी। मैंने पूछा, और अगर नहीं निकला? वो बोली, तो अपूर्ण तेरे जरिए जन्म ले लेगा और फिर ये दुनिया कभी वैसी नहीं रहेगी। मनाली नुल जोन की यात्रा ट्रक स्टार्ट किया। गति पहले जैसी नहीं थी। अब वो ट्रक नहीं, ताबूत बन चुका था। रास्ते में हर मोड़ पर आवाजें थीं, कभी मां की पुकार, कभी बीवी की हंसी, कभी रिया की चीख। डैशबोर्ड पर अचानक लाल रंग में लिखा आया, नुल जोन आगे, रिवर्स मेमोरी शुरू होता है। यादों की उल्टी गिनती। जैसे ही मैं नुल जोन में दाखिल हुआ, मुझे अपनी जिंदगी उल्टी दिशा में चलती दिखने लगी। बीवी की हंसी गायब हो गई। शादी का दिन धुंधला पड़ा। मां की थपकी अब सिर्फ गूंज बनकर रह गई। रिया अब सपने में भी नहीं आती थी। मैं डर गया, अगर ये सब खो गया तो मैं कौन रह जाऊंगा? अपूर्ण जाग उठा। तभी ट्रक की सीट के पीछे से निकली एक छाया, अर्धमानव अर्धकाली परछाई। उसने फुसफुसाया, तेरे अंदर की सारी यादें मेरी हैं अर्जुन, मुझे अब जन्म दे, खुद से मुक्त हो जा। मैं चीख पड़ा, नहीं, तू मेरा हिस्सा नहीं बन सकता। पर वो हंसा, तूने दर्द को पोसा है, अब मैं उसका फल बनूंगा। नरक में एक सौदा। न्यूल जॉन के बीचों बीच एक आग से घिरा पत्थर था, जहां लिखा था, अगर तू अपूर्ण से बचना चाहता है तो अपना भूत जला दे। मतलब मुझे अपने अतीत की कोई एक घटना खुद जला देनी थी, हमेशा के लिए। मैंने आंखें बंद की और वो दिन चुना जब मैंने रिया को अपने ट्रक में चढ़ाया था। मैंने आग में वो याद फेंक दी और वो जलने लगी। नुल जोन से वापसी। जैसे ही वो जली, ट्रक की खिड़कियां खुलीं, हवा में शांति आई। डैशबोर्ड पर आया, अपूर्ण ब्लॉकेड, टेम्पररीली, मेमोरी रिटेन्ड, स्टेबल। मैं कांपते हुए हंसा। अब तक जिंदा था, लेकिन पीछे सीट पर एक लकीर बन चुकी थी, जैसे किसी ने नाखून से उकेरी हो। मैं फिर आऊंगा, अपूर्ण,
नल जोन पार करने के बाद ट्रक शांत था। कोई अजीब हरकत नहीं, कोई ध्वनि नहीं, बस वो रास्ता जो मनाली की पहाड़ियों की ओर जा रहा था। लेकिन एक बात बदल गई थी। ट्रक का वजन, मानो कुछ और या कोई और उसमें सवार हो गया हो। पुराना मालिक जसवंत। मैंने ट्रक की दस्तावेज फाइल फिर से निकाली। उसमें एक नाम छपा था, जसवंत सिंह, ट्रक ऑपरेटर, मिसिंग सिंस 1997, लास्ट सीन पैंडो टनल, हिमाचल प्रदेश। मैंने अपने जीपीएस में पंडो टनल डाला और ट्रक अपने आप उसी ओर मुड़ गया। पैंडो की गुफा रात के 2 बजे। जब मैं सुरंग के करीब पहुंचा, हवा अचानक भारी हो गई। ट्रक की हेडलाइटें झपकने लगीं और इंजन धीमा पड़ने लगा। अचानक सामने एक आदमी दिखा, सफेद पगड़ी, नीली जैकेट और हाथ में टॉर्च। मैंने ब्रेक मारे। वो सीधे ट्रक के पास आया और बोला, तू अर्जुन है? मैं चौंका। हाँ। आप कौन? वो बोला, मैं जसवंत का भाई हूं। वो इसी सुरंग में गया था लेकिन कभी वापस नहीं आया। और उस दिन के बाद से ये ट्रक हर साल किसी नए ड्राइवर को मिलता है और हर बार कुछ अजीब होता है। एक गवाह की गवाही, उसने बताया। जसवंत ने उस रात रेडियो पर एक आखिरी मैसेज भेजा था, मेरे साथ कोई और है ट्रक में लेकिन दिख नहीं रहा। और उसके बाद से बस सन्नाटा। मैंने रेडियो चालू किया, क्लिक क्रैक, फिर वही आवाज गूंजी, मैं जसवंत हूं। अगर कोई ये सुन रहा है, मत जाना उस सुरंग के अंत तक, क्योंकि वहां पहाड़ों की आत्मा है। आत्मा या अभिशाप? मैंने रेडियो बंद किया और ट्रक आगे बढ़ाया। सुरंग में अंधेरा गहराता गया। हेडलाइट्स कुछ दूरी पर टकराईं। वहां एक पुराना ट्रक खड़ा था, धूल और काई से ढका हुआ, लेकिन नंबर प्लेट साफ, HP 66 7788, जसवंत का ट्रक। मैं नीचे उतरा, टॉर्च जलाकर ट्रक के केबिन में झांका। सीट पर कुछ उलझे हुए बाल और एक अधझला बटुआ। मैंने बटुआ खोला, उसमें एक पर्ची थी। अगर तू यहां पहुंच गया है अर्जुन, तो समझ ले, अपूर्ण सिर्फ तुझसे नहीं जुड़ा, वो ट्रक से भी बंधा है। ट्रक वो जरिया है जिससे वो खुद को इस दुनिया में लाता है। मुझे मत बचाना, खुद को बचा ले। पहाड़ों की आत्मा जाग गई। तभी पूरी सुरंग कांप उठी। ट्रक की खिड़कियां अपने आप बंद होने लगीं। सामने की दीवार पर धुआं बनकर एक चेहरा उभर आया, पत्थरों से बना चेहरा जिसकी आंखों से खून बह रहा था। वो बोला, जिसने ट्रक चलाया उसे कीमत चुकानी पड़ी। अब तेरी बारी है अर्जुन। मैं भागा अपने ट्रक की तरफ, लेकिन अब ट्रक का इंजन खुद चालू हो चुका था। डैशबोर्ड पर लिखा आया, ट्रांसफर इन प्रोग्रेस, होस्ट जसवंत, न्यू होस्ट अर्जुन। मैं चिल्लाया, नहीं, ये ट्रक मेरा नहीं, ये मेरा फर्ज नहीं। पर देर हो चुकी थी। अब ट्रक सिर्फ ट्रक नहीं, ट्रक एक वाहन नहीं, एक बाहरी शक्ति का कवच बन चुका था। जसवंत की आत्मा उसमें फंसी थी और अब मेरी बारी थी। ट्रक की हेडलाइट्स अपने आप जल उठीं। स्टीयरिंग अपने आप हिल रहा था। डैशबोर्ड पर पंक्तियां बदल रही थीं। ड्राइवर की पहचान, पुष्टि अर्जुन, मेमोरी ट्रांसफर कंप्लीट। मैंने ट्रक का दरवाजा खींचकर खोलना चाहा, लेकिन हैंडल अब गर्म था, इतना गर्म कि मेरी हथेली की चमड़ी छिल गई। यह ट्रक अब मेरा नहीं, मैं इसका हो चुका हूं। मैंने कांपते हुए कहा, जसवंत की चेतावनी। ट्रक के रेडियो से आवाज आई, वही जसवंत की। अगर तू अब भी इस ट्रक में बैठा है अर्जुन, तो जान ले, यह ट्रक अब यात्री नहीं बल्कि यातना है। यह ट्रक रास्ता नहीं दिखाता, यह तेरी आत्मा का बोझ खींचता है और फिर हर मोड़ पर तुझे तेरे खुद के गुनाहों से मिलवाएगा। पहला मोड़, झूठ का रास्ता। ट्रक खुद ब खुद आगे बढ़ा। रास्ता वही था, लेकिन नक्शा बदल गया था। अब मैं एक अजीब जगह पहुंच चुका था। रास्ते दोनों तरफ से बंद थे और सामने एक बोर्ड लटक रहा था, स्वागत है अर्जुन के झूठों की गली में। जैसे ही ट्रक अंदर गया, खिड़कियों से बाहर के दृश्य बदलने लगे। मैंने मां से झूठ कहा था कि मैं काम पर हूं, जबकि शराब पी रहा था। बीवी से कहा था कि ट्रक पंचर है, लेकिन मैं जुए में था। बेटी रिया से वादा किया था कि उसके जन्मदिन पर आऊंगा, लेकिन ट्रक का नया कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा लालच भरा लगा। हर दृश्य एक जिंदा होलोग्राम बनकर सामने आ रहा था। मैं चिल्लाया, मुझे क्यों दिखा रहे हो ये सब? डैशबोर्ड पर एक और लाइन उभरी, तू जिस दर्द से भागता रहा
अब वहीं तेरा रास्ता बनेगा। ट्रक की आत्मा अब ट्रक की छत पर दरारें पड़ने लगीं। एक साया उस दरार से बाहर झांका, वहीं जिसे मैंने नल जोन में देखा था। अपूर्ण। उसकी आंखें अब और चमक रही थीं। वो बोला, ये ट्रक मेरा जरिया है अर्जुन। हर नया ड्राइवर मुझे और ताकत देता है, लेकिन तू मुझे रोकने आया था। मैंने गुस्से में चिल्लाया, हां, और मैं अब तुझे यहीं रोकूंगा। वो हंसा। तू अब ट्रक से बंधा है अर्जुन, मुझे नहीं, तू खुद को रोक। गति की सीमा। अचानक स्पीडोमीटर बिना एक्सीलरेटर दबाए 80, 90, 100 तक पहुंच गया। ट्रक खुद ही भाग रहा था, लेकिन गियर नहीं बदल रहा था, ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। फिर आवाज आई, अगर तू चाहता है कि मैं रुकूं, तो अपनी किसी एक गलती को मान ले, उस गलती को जो तू आज तक खुद से भी छिपाता आया है। असली गुनाह। मेरे हाथ कांपने लगे, कंठ सूख गया, और फिर मैंने फुसफुसाकर बोला, रिया, मैं जानता हूं तुम्हारा एक्सीडेंट उस रात हुआ था जब मैंने पी रखी थी और तुम्हें लेने नहीं आया, तुम्हें ऑटो से भेजा, और उसी में। मैं बोल नहीं सका। ट्रक की रफ्तार धीमी हुई। डैशबोर्ड पर आया, कॉन्फेशन लॉग्ड, स्पीड कंट्रोल रिस्टोर्ड। मैं फूट फूट कर रो पड़ा। ट्रक अब क्या चाहता है? जैसे ही ट्रक रुका, सामने बोर्ड चमका, अपूर्ण, अस्थायी रूप से निष्क्रिय। मुक्ति की पहली सीढ़ी चढ़ी गई है। अब अगला गुनाह याद कर। और ट्रक की अगली मंजिल अपने आप चुनी गई। नेक्स्ट, द ब्लैक ब्रिज ऑफ भूंतर। ट्रक अब एक नई दिशा में बढ़ चुका था। भूंतर कुल्लू के पास का एक छोटा कस्बा, जहां से एक पुराना लकड़ी का पुल गुजरता था। पुल का नाम काला पुल। पुराने स्थानीय लोग कहते थे, जिसने अपने गुनाह छिपाए वो इस पुल को पार नहीं कर सकता। ट्रक की चेतावनी डैशबोर्ड पर लिखा था, नेक्स्ट ट्रायल ब्लैक ब्रिज ऑफ भुंतार, कन्फेस और वैनिश। ट्रक की हेडलाइटें मंद हो गईं। घड़ी रात के 3:33 दिखा रही थी। मैंने देखा, पुल बिल्कुल वीरान था। कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ गहरा काला पानी पुल के नीचे शांति से बह रहा था। लेकिन कुछ था उस पानी में, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। भूत नहीं, अर्जुन की परछाई। मैंने जैसे ही ट्रक को पुल पर चलाया, सामने अचानक ट्रक की विंडशील्ड पर मेरा ही चेहरा उभर आया, लेकिन झुलसा हुआ, राख जैसा। उसने मुझे देखा और कहा, याद है अर्जुन, तूने पापा को अस्पताल तक नहीं पहुंचाया था क्योंकि तूने रात को ट्रक के पैसे से शराब खरीदी थी। मैं कांप गया। वो कह रहे थे, अर्जुन, छाती में जलन है, लेकिन तूने कहा सुबह चलते हैं। मैं चिल्लाया, बस कर। मैंने नहीं सोचा था कि वो रात उनकी आखिरी होगी। ट्रक रुक गया। पुल की आत्मा जागी। पुल के नीचे से पानी में एक चेहरा उभरा, जैसे किसी ने मुझे बुलाया हो। वो मेरे पिता की आवाज थी। अर्जुन, तू हमेशा डर से भागता रहा, लेकिन इस ट्रक ने तुझे वहीं लौटाया जहां से सब शुरू हुआ। तभी पुल की लकड़ियां चरमराईं। ट्रक डगमगाने लगा। तूफान या तारणहार। मैंने ट्रक का हैंडल कसकर पकड़ा और चिल्लाया, मैं मानता हूं, मैंने कई बार अपनों को धोखा दिया, मैंने अपनों से मुंह मोड़ा, लेकिन अब नहीं, अब मैं खुद से मुंह नहीं मोड़ूंगा। एक तेज बिजली चमकी और अचानक ट्रक के अंदर रोशनी फैल गई। डैशबोर्ड पर लिखा था, कॉन्फेशन लॉग्ड, ब्रिज क्लियर्ड, नेक्स्ट टनल ऑफ एकोज, मेमोरीज विल स्क्रीम। मैंने गहरी सांस ली। ट्रक ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी, लेकिन अब सीट के बगल में कुछ और भी था। मेरे पिता की पुरानी घड़ी, वो जो उनके साथ उस रात खो गई थी। ट्रक अब मुझे कुछ लौटाने लगा था, लेकिन क्यों? अब किसकी बारी? जैसे ही मैं आगे बढ़ा, ट्रक के अंदर सीट के पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। तू सोचता है कबूलनामे से ट्रक तुझे छोड़ देगा? मैंने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था, बस सीट पर लिखा था, अंतिम 3 प्रार्थनाएं शेष हैं, देन द ट्रूथ विल ड्राइव। ट्रक अब भूतिया पुल को पार कर चुका था। सड़क अब एक घने पहाड़ी इलाके में घुस रही थी। चारों तरफ कोहरा और सन्नाटा। तभी सामने आया एक टूटा सा साइन बोर्ड, एको टनल रिस्ट्रिक्टेड। मेरे अंदर अजीब सी घबराहट भर गई। मैंने ट्रक रोका, लेकिन ब्रेक फेल। ट्रक खुद ब खुद सुरंग में घुस गया। सुरंग की पहली गूंज जैसे ही अंदर आया,
ट्रक की लाइटें झिलमिलाने लगीं, स्टीयरिंग हिलने लगा। तभी एक आवाज गूंजी, पापा, पापा, रिया बोल रही हूं। मुझे सांस अटक गई। ये मेरी बेटी रिया की आवाज थी, जो अब इस दुनिया में नहीं थी। पापा, आप नहीं आए उस दिन। आपने मेरा इंतजार नहीं किया। ट्रक के शीशों पर उसका चेहरा दिखने लगा। मैंने चिल्लाकर कहा, रिया, माफ कर दे, मैं आना चाहता था। मैं लेकिन जवाब आया, अब माफी नहीं, अब सिर्फ गूंजे हैं। सुरंग का दूसरा मोड़, बीवी की चीख। ट्रक और गहराई में चला गया। अब खिड़कियों के बाहर किसी और की परछाई। अर्जुन, शादी का मतलब क्या था तेरे लिए? ये मेरी बीवी की आवाज थी। शीतल, हर रात तू गायब, हर सुबह झूठ। क्या हम सिर्फ नाम के रिश्ते थे? मैंने आंखें बंद कर लीं। शीतल, मैं मजबूर था। मैंने कभी सोचकर धोखा नहीं दिया। एक तड़ाक से ट्रक का रियर व्यू मिरर टूट गया। डैशबोर्ड पर लिखा था, लाइज और एचओज टू, फेस देम। सुरंग का अंतिम हिस्सा, अपूर्ण की गूंज। जैसे ही सुरंग का अंतिम मोड़ आया, हर आवाज, हर गूंज एक साथ गूंजी। रिया की मासूम पुकार, शीतल की टूटी हुई उम्मीद, पापा की आखिरी सांसें, मां की चुप्पी। मैंने कान बंद कर लिए। तभी एक नई आवाज, अर्जुन, अब सिर्फ तुझे नहीं सुनना है, अब तुझे खुद भी चीख बनना होगा। अचानक ट्रक का रेडियो ऑन हुआ और उसमें मेरी ही आवाज गूंजी। मैं अर्जुन हूं। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक काम किया, भागना, लोगों से, जिम्मेदारियों से और सबसे ज्यादा खुद से। सुरंग में लाइटें बंद हो गईं। अब ट्रक रुक चुका था। डैशबोर्ड पर आखिरी मैसेज आया, स्वजागरूकता लॉग किया गया है। नेक्स्ट ट्रायल, द लास्ट टू सिंस, चूज और लूज। सुरंग अब पीछे छूट चुकी थी, लेकिन ट्रक वहीं अटका हुआ था, एक वीराने के बीच, दो सड़कों के मोड़ पर। डैशबोर्ड पर लिखा था, नेक्स्ट फेज, टू सिंस रिमेन, ओनली वन कन्फेशन अलाउड, चूज। दोनों रास्तों पर बोर्ड लगे थे। एक, लेफ्ट, निग्लेक्ट ऑफ ब्लड। दो, राइट, बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट। मैं कांप गया। एक रास्ता था अपने खून के रिश्ते को अनदेखा करने का, और दूसरा किसी के भरोसे को तोड़ने का। दोनों ही मेरी जिंदगी के सबसे काले हिस्से थे। बाएं मोड़ की यादें, निग्लेक्ट ऑफ ब्लड। बाईं तरफ झांका तो सामने एक बीमार बूढ़ा आदमी खांसता दिखा। बेटा, अस्पताल ले चल, सांस नहीं आ रही। ये मेरे चाचा थे। उन्होंने मुझे अपने बेटे जैसा पाला था, लेकिन उस रात मैंने ट्रक का पैसा किसी और को उधार दे दिया और उन्हें ट्रक में अस्पताल तक नहीं ले गया। वो वहीं मर गए। उनका शव ट्रक के पीछे दिखने लगा और धीरे धीरे मुझसे कहने लगा, बेटा, एक बार कहते मैं खुद पैदल चला जाता। दाहिने मोड़ की सच्चाई, बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट। दाईं तरफ देखा, वहां खड़ी थी सोनिया, मेरी पुरानी दोस्त। उसे वादा किया था कि उसकी बहन को एक ट्रकिंग एजेंसी में काम दिलवाऊंगा, लेकिन जब उसने मुझे पैसे दिए, मैंने उन्हें शराब में उड़ा दिया। कई महीनों बाद पता चला उसकी बहन ने आत्महत्या कर ली। अब सोनिया की आत्मा वहां खड़ी थी, बिल्कुल शांत चेहरा लिए। झूठ के लिए माफी नहीं मांगी जाती अर्जुन, उसे चुकाया जाता है। अब क्या करूं? मैंने ट्रक का दरवाजा खोला। दोनों रास्ते डरावने थे, लेकिन डैशबोर्ड पर टाइमर चल पड़ा। 60 सेकंड बाकी हैं। चूज योर कन्फेशन। मैंने खुद से कहा। जो मेरे सबसे करीब था, उसे मैंने नजरअंदाज किया। खून का रिश्ता, उसे छोड़ना सबसे बड़ा गुनाह था। मैंने बाईं दिशा की ओर ट्रक मोड़ दिया। अंतिम गुनाह की कब्र। रास्ता एक पुराने उजड़े घर तक जा पहुंचा। वहां एक टूटी चारपाई पर मेरे चाचा का भूत बैठा था। अब आया है बेटा। मैं इंतजार करता रहा, बस एक माफी की। मैं ट्रक से उतरा, चाचा के पास गया और उनके पैर छुए। मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो चाचा। तभी तेज हवा चली और ट्रक की खिड़की पर लिखा गया, स्वीकार्य लॉक किया गया। लास्ट ट्रायल अवेट्स, फेस व्हाट ड्राइव्स यू। ट्रक की असली परीक्षा। अब बस एक ही गुनाह बचा है जो मैंने अभी नहीं चुना, वो अब मुझे नहीं छोड़ेगा। डैशबोर्ड पर आखिरी लाइन आई, अनकहा पाप तुम्हें अगला ले जाएगा। मैं ट्रक में वापस बैठा। माथे से पसीना टपक रहा था। डैशबोर्ड पर कुछ नहीं था, लेकिन इंजन खुद ब खुद स्टार्ट हो गया। स्टीयरिंग हिलने लगा, मेरे हाथों के बिना। क्लच, ब्रेक, एक्सेलरेटर,
सब अपने आप चल रहे थे। ट्रक अब मुझसे नहीं किसी और से चलाया जा रहा था। और फिर वो आवाज आई, अब मेरी बारी है अर्जुन। अब मैं तुझे वही रास्ता दिखाऊंगा जिसे तूने अनदेखा किया था। ये सोनिया की आत्मा की आवाज थी। अंधेरे में सफर सड़क अब एक सुनसान कच्चे रास्ते पर जा रही थी। चारों ओर झाड़ियों में से कराहने की आवाजें आ रही थीं। हर मोड़ पर एक नया चेहरा ट्रक की खिड़की से झांक रहा था। भरोसा तोड़ा अर्जुन, तेरी वजह से हम अब जिंदा नहीं हैं। इनमें कुछ चेहरे मैं पहचानता था, कई ट्रक ड्राइवर जिनसे मैंने पैसे लिए थे और उन्हें नकली नौकरी के सपने दिखाए थे। एक चेहरा ऐसा भी था जो झकझोर गया, सोनिया की बहन मीना। वो ट्रक के बोनट पर खड़ी हो गई, आंखों में आंसू और खून। क्यों अर्जुन? मैं चिल्लाया। मैंने सोचा था सब ठीक हो जाएगा। मैंने ये जानकर नहीं किया कि कोई मर जाएगा। लेकिन जवाब आया, अक्सर सबसे बड़ा गुनाह वो होता है जो जानकर नहीं किया गया हो। गुनाह की सड़क जो खत्म नहीं होती। अब ट्रक एक ऐसी जगह जा पहुंचा जहां कोई रास्ता नहीं था। सामने खड़ी थी सोनिया, उसके हाथ में ट्रक की चाबी थी। अब तुझे ये ट्रक चलाना है, लेकिन एक शर्त पर, मैंने कांपती आवाज में पूछा। क्या? हर उस आदमी के घर जाकर माफी मांगनी होगी जिससे तूने धोखा किया है, और अगर वो न मिले तो उसकी कब्र पर खड़े होकर सच्चाई कबूल करनी होगी। मैंने गर्दन झुकाई। ठीक है, लेकिन सोनिया ने धीरे से कहा, यह रास्ता इतना आसान नहीं होगा अर्जुन, क्योंकि यह रास्ता अब तेरे अंदर से होकर गुजरेगा। अंतिम शब्द सोनिया की परछाई ट्रक में समा गई। अब स्टीयरिंग मेरे हाथ में था, लेकिन ट्रक का वजन जैसे हजारों गुनाहों से भरा हुआ था। मैंने पहला गियर डाला और सामने स्क्रीन पर लिखा आया, फाइनल जर्नी इनिशिएटेड, नेक्स्ट डेस्टिनेशन द ग्रेव ऑफ ट्रस्ट। मैंने ट्रक स्टार्ट किया। सड़क अब काली, वीरान और सीधी थी, लेकिन उसमें कोई मोड़ नहीं था, बस कब्रें थीं। हर कुछ किलोमीटर पर एक नई कब्र, हर कब्र के पास एक नाम, हर नाम के नीचे एक तारीख और एक भाव, डाइड आफ्टर ट्रस्टिंग अर्जुन। पहली कब्र रवि। रवि मेरा बचपन का दोस्त। उसे मैंने फर्जी ट्रांसपोर्ट डील में फंसा दिया था। उसने अपना घर गिरवी रखकर पैसे लगाए, और जब डील फेल हुई वो खुद रेलवे ट्रैक पर चला गया। कब्र के पास गया तो अचानक आसपास की हवा भारी हो गई। मैंने तुझे दोस्त समझा था अर्जुन, और तूने मुझे जिंदा ही दफना दिया। मैं जमीन पर गिर पड़ा। रवि, मुझे माफ कर दे। मैं हर पैसे की भरपाई करूंगा, तेरे मां बाप से माफी मांगूंगा। कब्र पर फूल उगाए और हवा हल्की हो गई। दूसरी कब्र सुनीता, वो महिला जिसने मुझे ट्रक की किश्तें चुकाने में मदद की थी। वो मुझे भाई मानती थी, लेकिन जब उसके पति की तबीयत खराब हुई, मैंने उसकी मदद से मुंह मोड़ लिया। सुनीता की कब्र के पास एक बच्चा बैठा था। मां, अब रोज सोती है अंकल, उठती नहीं। मैं कांप गया। मैंने तुम्हें बहन कहा था, लेकिन उस रिश्ते को निभाया नहीं। मैंने उसकी कब्र के आगे झुककर वादा किया, तेरे बेटे की जिम्मेदारी अब मेरी। बच्चा मुस्कुराया और कब्र की मिट्टी से तेज रोशनी निकली। आखिरी कब्र, आत्मा का आईना। अब सामने एक बहुत बड़ी कब्र थी जिस पर कोई नाम नहीं था। जैसे ही पास गया, कब्र का पत्थर खुद ब खुद बोलने लगा, इस कब्र में तेरा ही भरोसा है अर्जुन, जो तूने खुद से तोड़ा। मेरा चेहरा उस पत्थर पर उभर आया और फिर आवाज आई, कितने बहाने बनाए, कितनी बार खुद से भागा। अब बता अर्जुन, क्या तू खुद से माफी मांगने को तैयार है? मैं फूट फूट कर रोने लगा। हां, मैं तैयार हूं। मैंने दोनों हाथ कब्र पर रखे और खुद से कहा, मैंने गलतियां की, लोगों को धोखा दिया, लेकिन अब मैं बदलूंगा। अब मैं हर रिश्ता लौटाऊंगा। कब्र के पत्थर पर दरार पड़ी और अंदर से एक चमकता हुआ दर्पण बाहर आया। मैंने उसमें झांका और पहली बार अपनी आंखों में सच्चा डर देखा, लेकिन उसी डर में एक उम्मीद भी थी। अंतिम संदेश, ट्रक की चाबी चमकने लगी। डैशबोर्ड पर लिखा था, लास्ट कन्फेशन कंप्लीट, फाइनल जर्नी टू द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। रात का सन्नाटा ऐसा था जैसे वक्त ठहर गया हो। ट्रक अब एक घने जंगल में घुस चुका था, जहां चारों तरफ सूखे पेड़, टूटी हुई रस्सियां और जगह जगह लटकती हुई चरमराती आवाजें थीं। डैशबोर्ड पर चमकती लाइन
वेलकम टू द कोर्ट ऑफ स्पिरिट्स, प्रिपेयर टू बी जज्ड। दरबार की पहली झलक। ट्रक एक विशाल मैदान में आकर रुक गया। सामने एक गोलाकार पत्थर की संरचना, जैसे कोई प्राचीन सभ्यताओं का कोर्ट रूम हो। बीचों बीच एक बड़ी आग जल रही थी और चारों ओर काले धुएं से बनी परछाइयां बैठे थीं। इनमें से हर एक वही आत्मा थी जिसे अर्जुन की वजह से कुछ खोना पड़ा। और बीच में बैठा था मुख्य न्यायात्मा, जिसका चेहरा साफ नहीं दिखता था, बस उसकी आंखें थीं जलती हुई गुनाहों की आग में। सुनवाई शुरू होती है। मुख्य आत्मा ने गरजती आवाज में कहा, अर्जुन कुमार, तू यहां इस दरबार में इसलिए खड़ा है क्योंकि तूने जिंदगी में भरोसा, खून, रिश्ते और मानवता चारों को बेचा है। अब हर आत्मा तेरे खिलाफ गवाही देगी। पहली गवाही, चाचा की आत्मा। इसने मुझे अस्पताल नहीं पहुंचाया, मेरे मरने पर 2 आंसू भी नहीं बहाए। दूसरी गवाही, सोनिया की बहन। मैंने इस पर भरोसा किया, लेकिन इसने मेरे सपने भी जलाए और मुझे मौत में धकेल दिया। तीसरी गवाही, रवि। मुझे भाई कहता था, लेकिन मेरा सब कुछ लूट लिया। हर आवाज मुझ पर हथौड़े की तरह गिर रही थी। मैं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। हां, मैंने गलती की, लेकिन अब बदल चुका हूं। मैंने हर कब्र पर माफी मांगी है, हर दर्द को महसूस किया है। निर्णय का पल, आग की लपटें ऊंची होने लगीं। मुख्य आत्मा ने कहा, गुनाहों का बोझ माफी से हल्का तो हो सकता है, लेकिन मिटता नहीं। अब तेरी आत्मा को एक अंतिम परीक्षा देनी होगी। अंतिम चुनौती। 4 दरवाजे खुल गए, हर दरवाजे के पीछे एक ट्रक। 1, पहला ट्रक आग से घिरा हुआ। 2, दूसरा ट्रक अंधेरे में डूबा। 3, तीसरा ट्रक लाशों से भरा। 4, चौथा ट्रक एकदम खाली, लेकिन उसमें कोई आवाज आ रही थी, मुझे पहचानो। मुख्य आत्मा बोला, एक ट्रक ही तुझे मोक्ष की ओर ले जाएगा, बाकी 3 तेरी आत्मा को हमेशा के लिए भटकने पर मजबूर कर देंगे। चारों ट्रक मेरी आंखों के सामने खड़े थे, जैसे 4 सवाल जिनका जवाब गलत हुआ तो सब खत्म। 1, पहला ट्रक आग से घिरा हुआ, उसके इंजन से लपटें उठ रही थीं। डैशबोर्ड से चीखने की आवाज आ रही थी, तूने आग लगाई थी ना रिश्तों में, अब जल। मेरे हाथ खुद ब खुद पीछे हट गए। 2, दूसरा ट्रक अंधेरे में डूबा हुआ। इस ट्रक की खिड़कियों के अंदर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही पास गया, एकदम अंधेरे से एक हाथ निकला। यहीं से तूने धोखे की शुरुआत की थी अर्जुन। मैं कांप गया। यह ट्रक मुझे खुद में खींच रहा था। 3, तीसरा ट्रक लाशों से भरा हुआ। ड्राइवर सीट पर मेरे पुराने साथी मरे पड़े थे, उनके चेहरे सूजे हुए, आंखें अध खुली, होंठ नीले। एक लाश फुसफुसाई, अगर हमारे मरने का दर्द जानना है तो इसमें बैठ जा अर्जुन। मेरे पैर जम गए। चौथा ट्रक खाली, लेकिन एक आवाज सबसे अलग। ट्रक, कोई आग नहीं, कोई लाश नहीं, सिर्फ एक हल्की सी आवाज, मुझे पहचान अर्जुन। मैं ट्रक में चढ़ा तो सीट पर कुछ नहीं था, लेकिन शीशे में मैंने अपना चेहरा देखा और शीशे ने मुझसे कहा, सच वही होता है जिससे भागना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। तू खुद ही वो ट्रक है अर्जुन, जिसे तू अब तक चला रहा था लेकिन कभी समझा नहीं। निर्णय और मोक्ष। मैंने आंखें बंद की और ट्रक स्टार्ट किया। चारों ट्रक धुआं बनकर उड़ गए, सिर्फ यही एक ट्रक आगे बढ़ा। अचानक जंगल गायब हो गया, आसमान नीला होने लगा और एक हल्की सी रोशनी ने मुझे घेर लिया। डैशबोर्ड पर लिखा था, यू हैव चोजन ट्रूथ, फाइनल डेस्टिनेशन पीस। सामने एक पुल दिखाई दिया, जिसके उस पार थी सोनिया। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ सुकून। अर्जुन, तू अब सच में बदल गया है। मैंने पूछा, अब क्या? उसने मुस्कुराकर कहा, अब बस एक आखिरी सफर बाकी है। ट्रक अब पुल पार कर चुका था। दूर दूर तक ना कोई पेड़, ना पहाड़, ना जंगल, बस एक सफेद मैदान, जैसे कोई अज्ञात दुनिया हो। मेरे सामने सोनिया खड़ी थीं। उसकी आंखें अब नाराज नहीं थीं, बस ठंडी और सच्ची थीं। साफ दिल की जमीन, सोनिया ने कहा, यह जमीन उन आत्माओं की है जो पछतावे से होकर गुजरी हैं, जिन्होंने गुनाहों को स्वीकारा और उन्हें दोहराया नहीं। तू अब चुन सकता है अर्जुन, इस दुनिया से अलविदा कहकर शांति में विलीन हो जाना या वापस जाना, वो सब ठीक करने के लिए जो तूने अधूरा छोड़ा था। वापसी का प्रस्ताव में चौंक गया। वापसी? क्या मैं जिंदा हो सकता हूं? सोनिया ने कहा, हां,
लेकिन एक शर्त पर। तेरे पास सिर्फ 1 साल होगा जिसमें तू उन सब लोगों से माफी मांगेगा जिनका तूने दिल तोड़ा है। अगर 1 साल में तूने ये न किया तो फिर तू कभी वापस इस जगह नहीं आ सकेगा। अर्जुन का निर्णय। मैंने आसमान की ओर देखा। मैं जीना चाहता हूं, लेकिन अब सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सब के लिए जो मेरी वजह से टूटे थे। सोनिया की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। तो जा अर्जुन, और इस बार ट्रक तू नहीं चलाएगा, तेरा जमीर चलाएगा। फिर से जन्म। एक जोरदार झटका। मेरी आंखें खुली। मैं अस्पताल में था। डॉक्टर और नर्सें मेरे इर्द गिर्द भाग रही थीं। ये चमत्कार है। इतनी देर बाद भी ये आदमी जिंदा कैसे हो गया? मेरी उंगलियां धीरे धीरे हिलीं। मेरे होंठों से पहला शब्द निकला, सोनिया। पास खड़ा एक इंस्पेक्टर चौंक गया। इसने तो खुद को ट्रक में बंद करके खुदकुशी करने की कोशिश की थी, लेकिन अब मैं अर्जुन नहीं था जो भागता था। मैं वो अर्जुन था जो लौट आया था सब ठीक करने। अंतिम पंक्तियां। आज 1 साल बीत चुका है। मैंने हर दरवाजा खटखटाया, हर रिश्ते को वापस जोड़ा, हर कब्र पर फूल चढ़ाए। आज मैं फिर ट्रक में बैठा हूं, लेकिन इस बार ट्रक की खिड़की से हवा सिर्फ सर्द नहीं, साफ भी है। और डैशबोर्ड पर एक पुरानी लाइन दोबारा चमकी, वेलकम बैक अर्जुन, दिस टाइम ड्राइव विथ हार्ट।